एपिसोड 226। हेलो दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किया थोड़ी शांति भरी जिंदगी जीने के लिए और सब कुछ भुलाने के लिए मॉरिशस चली आती है। यहाँ मॉरिशस में उसकी एक अलग ही आइडेंटिटी थी। वो सरगम नाम से यहाँ फेमस थी, पर उसकी हकीकत उसके कुछ दोस्तों के अलावा किसी को नहीं पता था। वही जब प्रणव को पता चलता है कि किया यहाँ आई हुई है तो वह जल्दी से अपने सारे दोस्तों को बता देता है और वह सब मिलने उसके विला पहुंच जाते हैं। अब आगे वो चारों यानी प्रणव, जेनी, रियो और वेन वही हाल में बैठे किया का इंतजार कर रहे थे। जेनी जो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, वह एक नन्ही परी की तरह लगती थी। वह मॉरिशस की ही रहने वाली थी। वह अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, हाय देखो ना, जानू यहाँ अभी गई और उसने हम लोगों को कुछ बताया भी नहीं। उठने दो जानू को, मैं उससे अपने हर सवाल का जवाब लूंगी। आखिर में वह मुझे ऐसे कैसे इग्नोर कर सकती है। मैंने उसे कितना मिस किया और उसे देखो, वह यहाँ से चली गई तो उसने भूलकर भी हमें एक बार भी याद नहीं किया, और जब हमने उसे इंडिया आने को कहा तो उसने साफ साफ हमें मना कर दिया। अब मैं उससे अपने सारे सवालों के जवाब मांगूंगी। वही उसकी बातों को सुनकर रियो उस पे हंसते हुए बोलता है कि बोल तो ऐसे रही है जैसे उसकी दादी अम्मा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किया तुम्हारे किसी भी सवालों का जवाब देने वाली है। जब भी उसे देखती हो तो तुम्हारी तो गिगी ही बंद जाती है। वही उसे ऐसा बोलता देखकर जेनी उस पर गुस्सा करते हुए बोलती है, रियो तुम अपना मुंह बंद करो, क्योंकि मुझे पता है तुम मेरी और किया की दोस्ती से जलते हो, क्योंकि किया मुझसे जितना प्यार करती है वह उतना तुमसे प्यार नहीं करती है। वही वह दोनों इसी तरह हमेशा ही लड़ा करते थे और वेन उन्हें देखकर अपना मुंह बना रहा था, क्योंकि उनका तो रोज का ही काम था हमेशा एक दूसरे के साथ जैसे कोई कंपटीशन कर रहे हो। वही उन लोगों को लड़ता हुआ देखकर प्रणव बोलता है, अरे यार तुम लोग अपना मुंह बंद करो, मैं तो किया से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। कितने दिनों बाद मैं उससे मिलने वाला हूँ और तुम लोगों की आपस में ही लड़े जा रहे हो। तभी उसकी बात को सुनकर वेन बोलता है, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे हम लोग उससे मिलने के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हैं। ऐसा लग रहा है कि अकेले तुम ही बस उसके दोस्त हो और हम लोग क्या हैं। तो प्रणव उसकी ओर देखते हुए बोलता है, मुझे क्या पता, मुझे तो कभी यह नहीं पता चला कि तुम लोग भी उसके दोस्त हो। उसकी बातों को सुनकर वह तीनों चिढ़ जाते हैं और बोलते हैं कि अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट देना बंद करो, हमें अच्छे से पता है दिया तो किया तो तुम्हें घास भी नहीं डालती है। वो तो तुम ही हो जो पीछे पीछे उसके चिपके रहते हो और किया करके आगे पीछे उसके घूमते रहते हो, वरना वह तो तुम्हें अपने पीछे भी ना आने दे। तुम कहीं से भी उसके मैच के लायक नहीं हो। वही उसकी बातों को सुनकर प्रणव मुंह बनाते हुए बोलता है, जंगली बिल्ली तू तो अपना मुंह बंद कर। मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझसे जलती है, क्योंकि मैं भी इंडियन हूँ और किया भी इंडियन है, इसलिए हम दोनों की ज्यादा बनती है। वही उसकी बातों को सुनकर वह तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। उसे इस तरह हंसता हुआ देखकर प्रणव का मुंह बन जाता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि यह लोग उस पर क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि उसे मालूम था चाहे इंडियन हो चाहे विदेशी हो या को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, बस वह लोग उसके लिए लॉयल हो, बस किया के लिए यही मायने रखता था, चाहे वह जहाँ के भी हो, चाहे वह इस दुनिया के हो या दूसरे दुनिया के हो, चाहे वह कोई एलियन ही काहे ना हो, किया बस लॉयल्टी को ही मतलब देती थी। लेकिन वही उसका ये कहना कि यह इंडियन है और वह भी इंडियन है, इस बात के लिए तो अब उन लोगों की हंसी रोकी नहीं रही थी। वह जोर जोर से ताली मार मार के हंस रहे थे। तभी वहां पर बेला आ जाती है और वह बोलती है, अरे यार तुम लोग इस तरह पागलों की तरह क्यों हंस रहे हो, भला ऐसा क्या बोल दिया है इसने। वही वह लोग उसे देखकर फिर से जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम एक जोकर से क्या उम्मीद करती हो कि वह क्या बोलेगा, जो उम्मीद करती हो बस सोच लो वही इसने बोला है।
वही उसे खुद को जोकर बोलता देखकर प्रणव का तो मुंह ही बन जाता है और वह बोलता है कि बंदरिया तू अपना मुंह बंद कर। तू हमेशा मुझे ऐसे नामों से क्यों नवाजती है? वही जेनी भी गुस्सा करते हुए बोलती है, पर ऐसा कौन बोल रहा है जो हमेशा मुझे एक नए नए नामों से नवाजा करता है? ये लोग इस वक्त हिंदी में ही बात कर रहे थे क्योंकि किया के साथ रहते और उससे ज्यादा करीबी बनाने के लिए इन लोगों ने अच्छी खासी हिंदी सीख ली थी, जिस वजह से इन्हें देखकर बिल्कुल भी यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि यह लोग इंडियन नहीं होंगे। बस इनके चेहरे रूप रंग से ही कोई अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह विदेशी हैं, लेकिन इनकी भाषा बिल्कुल इंडियन थी। वही बेला उन्हें शांत कराते हुए बोलती है कि चुप रहो तुम सब, लो शांति से, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स लेकर आई हूँ, उसे खाओ, तब तक किया भी उठ जाएगी। वही उसकी बातों को सुनकर जेनी तो जल्दी से दौड़कर उसके पास जाती है और उसके हाथों से ट्रे को लेकर एक साइड बैठ जाती है। वही उसे ऐसा करता देखकर वह सब अपनी आंखें फाड़े देखने लगते हैं और तेजी से चिल्लाते हैं, भूखड़ कहीं की, तेरी आदत नहीं जाएगी, तू सबका हिस्सा खाना चाहती है, ला इधर ला। इतना कहकर वह लोग उसके ऊपर झपट पड़ते हैं। वही जेनी उसमें से कुछ अच्छे अच्छे स्नैक्स के पैकेट उठा लेती है और उसे जल्दी से अपनी गोद में छिपाकर पलथी मारकर बैठ जाती है। उसे ऐसा करता देखकर वह लोग बस बेबस से उसे देखते रह जाते थे क्योंकि उन्हें अब पता चल गया था कि अब इस लड़की से इसे कोई नहीं निकलवा सकता। वह लोग शांति से अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। तब बेला बोलती है, अरे यार छोड़ो उसे, मैं तुम लोगों के लिए दूसरा मंगा देती हूँ। इतना कहकर वह सर्वेंट को आवाज लगाती है और उसे दूसरे स्नैक्स लाने को बोलती है। तभी सर्वेंट ट्रे में और ढेर सारे स्नैक्स लेकर आते हैं, जिसे देखकर उन लोगों के भी होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वैसे भी वह लोग भूखे ही यहाँ जल्दी से आ गए थे। उन्हें इस समय सच में बहुत भूख लगी हुई थी। उन्हें तो जैसे ही प्रणव ने बताया है कि किया यहाँ आ गई है, वह उससे मिलने की खुशी में खाना ही भूल गए थे और बिना कुछ खाए पिए यहाँ भाग कर आ गए थे। लेकिन अब जब वह लोग आ ही गए थे तो उनके सामने जब अच्छे आइटम है तो वह भला क्यों नहीं खाएंगे। वैसे भी वह यहाँ हमेशा ही आते रहते थे और यहाँ कई कई दिनों तक रुका भी करते थे जब भी उन्हें काम होता था, इसलिए ये जगह उनके लिए कोई अनजाना नहीं था। ये भी बिल्कुल उनके घर की तरह था। वही वह सब अब खाते हुए बातें करने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद किया उन्हें सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए नजर आती है, जिसे देखकर उन लोगों के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन इससे पहले वह कुछ रिएक्ट करते जेनी भागकर किया के गले से लग जाती है। अभी लास्ट सीढ़ी पर पहुंचने ही वाली थी। अभी वह एक सीढ़ी ऊपर ही थी, पर जेनी के ऐसा करने से वह थोड़ी लड़खड़ा जाती है और वह तेजी से जेनी को पकड़ लेती है। अगर उसने खुद का बैलेंस नहीं बनाया होता तो वह वहीं से जेनी के साथ सीधा नीचे गिर जाती। वही किया गुस्से से जेनी को देखते हुए बोलती है कि यह क्या बचपना है, तुम्हारी यह कैसी हरकत है? तुम्हें अभी बचा पता है कि अभी तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम यहाँ से नीचे गिर जाती और तुम्हें चोट लग जाता। वही जेनी हंसते हुए बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि मैं नहीं गिरती क्योंकि तुम हो ना मुझे बचाने वाली, और जब तक तुम मेरे पास हो मुझे गिरने और चोट खाने का कोई डर नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे बचा लोगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर किया अपना सर झटक देती है क्योंकि उसे अच्छे से पता है डेनी को समझाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए वह अब आगे कुछ नहीं कह सकती थी। वह तुरंत ही वहां से जेनी को लेकर नीचे आ जाती है और अब उसकी नजर उन तीनों पर जाती है। प्रणव, रियो और वेन उसे बस एकटक अपनी आंखें फाड़े देख रहे थे। वह उन्हें ऐसे देखता हुआ देखकर बोलती है कि अब तुम लोगों को क्या हुआ। तभी प्रणव खुश होते हुए बोलता है कि अरे यार यह बोलो कि क्या कुछ नहीं हुआ, तुम ऐसे अचानक से आ गई और हमें बिल्कुल भी खबर नहीं किया।
भला ऐसी क्या बात हो गई, हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। इतना कहकर वह भी किया के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और मुस्कुराकर उसे देखने लगता है। वह उसे बिल्कुल अपनी बहन की तरह मानता था। वही रियो और वेन जब देखते हैं कि प्रणव कैसे उसके पास चला गया है तो उसे भी बर्दाश्त नहीं होता। वह भी जल्दी से किया के पास जाते हैं और प्रणव को धक्का देकर वह दोनों उसके सामने खड़े हो जाते हैं। इस समय ऐसे लग रहा था जैसे टीचर उन्हें कोई गिफ्ट दे रही हो और वह सब जल्दी जल्दी उसे लेना चाहते हो। वही प्रणव उन दोनों को अपनी जलती हुई आंखों से देखता है। उनकी हिम्मत कैसे हुई उसे धक्का देने की और उसे पीछे करने की? क्या वह इनसे पहले नहीं आया था? और अगर उसने इन लोगों को ना बताया होता तो क्या होता? क्या वह लोग को पता भी चल पाता? वह लोग तो अपनी अपनी मौज मस्ती में लगे हुए थे। वो तो मैं ही था जो इन लोगों को बताया, पर अब बेचारा क्या करें। वही किया उन लोगों को इस तरह से देखती है तो अपनी नजरें उठाकर पूछती है कि यह क्या बात है। तो वह लोग अपने दांत दिखा देते हैं और बोलते हैं कि अरे कोई बात नहीं, हम तो तुमसे यहाँ मिलने आए थे। हम तुम्हारा कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और तुम हो कि एक बार गई तो दोबारा आई ही नहीं। लेकिन चलो अब तुम आ गई हो तो हम खूब सारी मस्ती करेंगे। और क्या तुम इस बार यहाँ ज्यादा दिनों के लिए नहीं रुक सकती हो? वैसे तुम्हें हमारे साथ भी थोड़ा वक्त बिताना चाहिए। तुम हर बार यहाँ से हमें ऐसे ही अकेला छोड़कर चली जाती हो, लेकिन इस बार हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। वही उनकी बातों को सुनकर किया को फिर से सब कुछ याद आने लगता है। वह अपनी आंखों को बंद कर लेती है और बोलती है कि नहीं, इस बार मैं तुम लोगों के साथ बहुत सारा वक्त बिताने वाली हूँ, इसलिए तुम लोग टेंशन फ्री हो जाओ। वही उसकी बातों को सुनकर वह सब खुश हो जाते हैं, लेकिन प्रणव देख सकता था कि किया कुछ परेशान है और उसे इस तरह से आंखें बंद करता हुआ देखकर उसे कुछ गड़बड़ होने का अंदाजा हो रहा था। वही वह बेला से इशारों ही इशारों में पूछता है कि क्या बात है। तो बेला अपने कंधे उचका देती है क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि बात क्या है, लेकिन प्रणव को इतना तो पता चल चुका था कि बात जरूर कुछ खास है। ऐसे किया अचानक यहाँ कैसे आ गई? लेकिन वह अभी किया से कुछ पूछकर उसे परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वह भी अपने होठों पर मुस्कुराहट लाकर उससे बातें करने लगता है। वही बेला किया से पूछती है क्या तुम इस बार अपने संग लाने वाली हो? तो वह बोलती है कि हाँ, पर इस बार मैंने कुछ अलग सोचा है। तो बेला बड़े इंटरेस्ट के साथ उसे देखने लगती है क्योंकि टिया जब भी बोलती है कि कुछ अलग सोचा है तो वह कुछ बहुत बड़ा खास होता था। बेला इस वक्त यही सोच रही थी कि आखिर किया इस बार क्या खास सोच रही है। तो वह उससे एक्साइटेड होते हुए पूछती है कि क्या इस बार तुम कुछ खास गाने वाली हो? तो किया उसकी ओर देखते हुए बस पलकें झपका देती है। तो जेनी बहुत ही खुश होते हुए बोलती है कि हाँ, अगर कुछ खास है तो मुझे भी बताओ ना। देखो मैं तुम्हारा कितने अच्छे से साथ देती हूँ। तो वही वह लोग उसे देखकर ऐसा मुंह बनाते हैं जैसे मानो कि किसी पागल को देख रहे हैं। तभी जेनी बोलती है अरे कोई बात नहीं, बस मैं लिरिक्स के लिए ही बनी हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी एक दिन देखना किया की तरह अच्छा गाना लिखूंगी और उसे कंपोज करूंगी। तुम लोगों को क्या पता मेरे अंदर कितना टैलेंट भरा हुआ है। उसकी बातों को सुनकर अब सब अपना सर पीट लेते हैं। हो गया इसका टैलेंट पुराण शुरू हो गया। वही बेला इन सब की बातों को इग्नोर करते हुए पूछती है वैसे तुमने क्या सोचा है? तब गिया एक गहरी सांस लेते हुए कहती है हम इस बार गाने के 3 सीजन लाएंगे और मैंने वह सोच लिया है, इसलिए तुम यह अनाउंस कर दो कि 10 दिन बाद पहला सीजन लॉन्च होने वाला है और ये 3 सीजन होंगे, यानी तुम्हारे कहने का मतलब क्या है?
उसकी बातों को सुनकर वेन उससे बोलता है तो वह बोलती है कि इस बार मैं 3 गाने एक साथ लॉन्च करने वाली हूँ जो एक के बाद एक कड़ी होगी, और ये 3 गाने जब तक एक साथ नहीं मिलेंगे ये कड़ी कभी पूरी नहीं होगी। उसकी बातों को सुनकर सब में इंटरेस्ट आने लगता है। वो सोचने लगते हैं कि आखिर में इस बार सरगम कौन सा धमाल मचाने वाली है। अगर उसने कुछ ऐसा गाना बनाया है तो जरूर यह मार्केट में बहुत ही ज्यादा छाने वाला है। वो उसकी बातों से बहुत ज्यादा खुश थे। वो लोग बोलते हैं कि ऐसा क्या है, तो वह बोलती है कि अभी मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि अभी मैंने इसे बनाया नहीं है, लेकिन मैंने सोचा है मैं इसे तैयार करूंगी और इसे बिल्कुल अपने अनुसार बनाऊंगी जैसा मैंने सोचा है, और मुझे उम्मीद है लोगों को ये बहुत पसंद आएगा क्योंकि ये दुनिया उसी तरह की है जैसा मैं ये सॉन्ग रिलीज करने वाली हूँ। ये दुनिया वही देखना चाहती है और वही करती है जैसा वह सोचती है। उसे सब कुछ अपने लिए अच्छा चाहिए होता है। वो सब कुछ अपने लिए सोचती है, वो दूसरों के लिए कभी नहीं कुछ सोचती है। इसलिए इस बार मैं इसे बिल्कुल उसी के अनुसार बनाने वाली हूँ। इसलिए तुम लोग बस इंतजार करो, आगे मैं तुम्हें जब ये तैयार कर लूंगी तो बताऊंगी। फिलहाल तुम सब इसकी तैयारी कर लो और पहले मैं इसके लिए एक अच्छी म्यूजिक बनाना चाहूंगी, उसकी तैयारी तुम लोग कर लेना। फिलहाल आज तो मेरे पास कुछ काम है, कल से हम इसके लिए तैयारी करना शुरू करने वाले हैं। वही उसकी बातों को सुनकर सभी लोग हाँ में अपना सर हिला देते हैं। वही बेला को आज के लिए काम मिल गया था। उसे अब मीडिया में बस ये खबर फैलानी थी, फिर वह लोग सर्च टॉपिक बन जाएंगे और सबको उनके सवालों के जवाब भी मिल जाएगा कि 10 दिन बाद उन्हें उनके मनपसंद स्टार से एक नया सॉन्ग सुनने को मिलेगा। किया कुछ देर तक उन लोगों के साथ बैठकर बातें करती है। उसे भी इस समय अपना दिल हल्का करना था, इसलिए उनके साथ बातें करने का ऑप्शन उसके लिए बहुत सही था। वह ज्यादा बोल तो नहीं रही थी, लेकिन वह उनकी बातें सुन रही थी। वह बीच बीच में बस हाँ में जवाब दे रही थी। इस तरह वह लोग भी काफी देर बातें करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद खाने का टाइम होता है। वो सब एक साथ जाकर खाना खाते हैं। किया उनसे कहती है कि अगर तुम लोगों को यहाँ रुकना है तो तुम रुक सकते हो, लेकिन तभी वह लोग बोलते हैं कि आज नहीं, वह आज नहीं रुक पाएंगे क्योंकि उन लोगों ने घर में किसी को कुछ नहीं बताया था। यहाँ पर जल्दी जल्दी में आ गए थे, लेकिन वह लोग कल यहाँ आकर शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि उन्हें किया के साथ कुछ टाइम बिताना था और वह अपना सामान वामान ले आएंगे, जिस वजह से उन्हें बार बार अपने घर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस तरह से वह लॉन्ग टाइम तक किया के साथ वक्त बिता पाएंगे। उसकी बातों को सुनकर किया भी उन्हें मना नहीं करती है। फिर वह लोग थोड़ी देर बातें करके अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वही बेला भी अपना काम करने के लिए निकल जाती है। अब जब किया यहाँ आ गई थी और इस वक्त उसके पास कोई काम नहीं था तो वह एक बार अपने विदेश की कंपनियों पर नजर डालना चाहती थी। इसलिए वह अपना लैपटॉप खोलकर बैठ जाती है और एक एक कर अपने सभी कंपनी की जानकारी लेने लगती है। इसने इस वक्त काफी सारा काम कर लिया था। वह बहुत देर से बस अपने लैपटॉप पर घड़ी अपना काम किए जा रही थी। वहीं दूसरी ओर रेहान खुद को किया की यादों से बचाने के लिए दिन भर काम में बिजी रहता और रात होने पर वह शराब का आसरा ले लेता था। अब यह उसका डेली का रूटीन बन चुका था। वह बहुत ही ज्यादा बेबस और लाचार महसूस कर रहा था क्योंकि उसे अभी तक किया के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं हुई थी। उसने अपनी सारी ताकत झोंक दी थी, लेकिन फिर भी वह बिल्कुल ही लाचार और बेबस था। वहीं दूसरी ओर क्या उसके घर में मजे से आराम कर रही थी और वह हमेशा मनीषा जी को इम्प्रेस करने की कोशिश में लगी रही थी, जिसे देखकर राधा और दादी जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें इस चापलूस लड़की से बहुत ज्यादा जलन हो रही थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में ये लड़की उनके घर से भाग क्यों नहीं रही है। वही दादी जी वह भी कुछ कम नहीं थी।
वो तो हमेशा उसे भगाने की कोशिश करते रहती थी, पर क्यारा इतनी बेशर्म और निर्लज्ज थी कि वह इन सब बातों को दादी आप बहुत फनी है, दादी आप बहुत फनी है, ऐसा बोलकर उनकी बातों को टालती रहती थी। दादी समझ चुकी थी कि यह निहायत ही घटिया लड़की है और उसकी बातों को नहीं मानने वाली है। अब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दादी ने सोच लिया था कि वह ये बात रेहान को जरूर बताएंगी। वहीं मनीषा जी अपने बच्चे को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ये सब बातें रेहान को नहीं बताया था। अगर रेहान को ये सब पता होता तो वह अब तक घर आकर कारियारा की अच्छे से खबर ले चुका होता, लेकिन उसे नहीं पता था और इस वक्त वह सिर्फ किया को ढूंढने में अपना पूरा वक्त लगा रहा था और क्यारा तो ऐसे गायब हो गई थी कि वह उसे मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि इस वक्त उसके आदमी उसे बाहर बाहर ढूंढ रहे थे। उन्हें तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह उनके घर में ही छुप कर बैठी है। वह क्या शातिर लड़की थी यार, कितना अच्छा दिमाग लगाए है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या रेहान को पता चल पाएगा कि क्यारा उसके घर में ही छिपी हुई है, और जब वह क्यारा को पकड़ेगा तो वह उसे उसकी कैसी सजा देगा, और दादी क्यारा को कैसे अपने घर से बाहर निकलेंगे? चलिए जानने के लिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 327। अब तक आपने सुना कि कैसे क्यारा रेहान के घर चुप कर बैठी है, जो दादी को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वह रेहान से बात करना चाहती थी। दादी को अभी रेहान की कंडीशन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब आगे उन सबको बेवकूफ बनाकर उसके घर में ही छुपकर बैठ गई है। वही दादी से जब बर्दाश्त नहीं होता तो वह रेहान को फोन लगाने लगती है, लेकिन रेहान तो इस वक्त नशे की हालत में पड़ा था, इसलिए उसने दादी का फोन रिसीव नहीं किया। दादी को थोड़ा कुछ अजीब लगा, क्योंकि आज से पहले कभी रेहान ने उन्हें इस तरह इग्नोर नहीं किया था। वह चाहे जिस भी हाल में हो, लेकिन वह हमेशा ही दादी के फोन को रिसीव कर लेता था। यहाँ तक कि अगर वह मीटिंग में भी हो तो भी वह दादी के फोन को रिसीव कर लेता था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था दादी बिना किसी काम के उसके पास फोन नहीं करती थी। फिर आज ऐसा क्या हो गया जो इतनी बार उनके फोन करने पर रेहान उनका फोन नहीं रिसीव कर रहा है? अब उन्हें रेहान की टेंशन होने लगती है। तब वो तुरंत ही ऋषभ के पास फोन करती है और कहती है कि रेहान इस वक्त कहाँ है, मेरी उससे बात कराओ। अब ऋषभ बेचारा क्या करे, वो कैसे दादी को बताएं कि उसके बॉस का हाल क्या है? वो तो इस वक्त नशे में धुत पड़े हैं। अगर इस हालात में उसने फोन दे दिया तो पता नहीं अगले दिन वह जिंदा बचेगा भी कि नहीं, क्योंकि अभी तो बॉस नशे में है, लेकिन दूसरे दिन जब उनका नशा उतर जाएगा तो वह तो उसे इस दुनिया से ही गायब कर देंगे। उसके तो हाथ पैर फूलने लगते हैं, उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो बस बार बार हकलाते हुए दादी वो दादी ये दादी वो बस बोल रहा था। इसके आगे तो उसके मुंह से जैसे जबान ही नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज बोलने के लिए उसके पास शब्द ही नहीं थे। वही दादी उसे इस तरह से हकलाता हुआ देखकर समझ जाती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, वरना रेहान कभी इस तरह से हरकत नहीं करता था। वह थोड़ा डांटते हुए बोलती है कि रेहान आखिर में बताओ क्या बात है, और तुम मुझसे ऐसी कौन सी बात छुपा रहे हो? क्योंकि जहां तक मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम ऐसा तभी करते हो जब तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, और तुम मुझसे झूठ भी नहीं बोल पा रहे हो। इसलिए मुझे सच सच बताना। अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की तो तुम सोच नहीं सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी, और हो सकता है कि तुम कल का सूरज भी ना देख पाओ। दादी की ऐसे गुस्से भरी धमकी को सुनकर रेहान का तो रूह ही कांप जाता है। उसे पता था कि दादी कोई साधारण लेडी नहीं थी। अगर वह ऐसा कह रही है तो वह अपने पोते के लिए जरूर यह करके दिखाएंगी। वह बेचारा बहुत ही बुरी तरह से फंस गया। अगर वह दादी को ये सब बताएगा तो रेहान कल उसे छोड़ने वाला नहीं है।
लेकिन अगर वह दादी को नहीं बताएगा तो दादी उसे जहन्नुम के दर्शन तो जरूर करा देंगी। अब वह क्या करे? वह मन में बोलता है, हे भगवान, आगे कुआं और पीछे खाई। बताओ मैं क्या करूं? कुछ तो मेरे दिमाग में आइडिया भेजो। भगवान, मैं आपको पूरे 2 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, लेकिन इस समय इस दादी पोते से मुझे बचा लो, वरना मेरी मौत तो पक्की है। वहीं उसे इस तरह से प्रे करता हुआ देखकर मयंक, जो उसी की ओर आ रहा था, वह उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसकी सारी बातें सुन रहा था। तभी मयंक उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिससे ऋषभ चौंक जाता है और वह उछलकर 2 कदम दूर हो जाता है। लेकिन जैसे ही वह अपने सामने मयंक को देखता है तो अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे सर, इस तरह से कौन आता है? आज तो मेरी जान ही निकलने वाली थी। मुझे लगा कि मेरे पीछे दादी आकर खड़ी हो गई हैं। वहीं उसकी बातों को सुनकर मयंक उसे ऐसे देखने लगता है जैसे वह किसी पागल को देख रहा हो और वह बोलता है, भला तेरे पीछे दादी आकर क्यों खड़ी होने वाली है? तो वह बोलता है कि अभी अभी दादी का कॉल आया था और उन्होंने मुझे धमकी दी है कि रेहान से तुरंत बात कराएं, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं सर से कैसे बात कराऊं। वह तो पूरी तरह से नशे की हालत में है और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो दादी ने मुझे धमकी दी है कि वह मुझे कल का सूरज नहीं देखने देंगी, और अगर मैंने उनके हालत के बारे में दादी को बताया तो पक्का आप जानते हैं मेरे डेविल बॉस को वह मुझे कहाँ गायब करवा देंगे, ये तो मुझे भी नहीं पता। सर प्लीज आप मुझे बताएं। इतना कहकर वह जल्दी से मयंक के पैरों पर बैठ जाता है और उसकी टांग को कसकर पकड़ लेता है और रोते हुए बोलता है, सर आप ही मेरी अब अंतिम उम्मीद है। अब आप ही कुछ करिए, वरना मेरा मरना तो निश्चित है। मैं इतनी भरी जवानी में नहीं मरना चाहता हूँ। अभी तो मैंने अपनी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाया, ना ही अभी मेरे कोई नन्हे मुन्ने से बच्चे भी हुए हैं। मैं तो सबके प्यार के लिए ही तरसता रह गया। अपने डेविल बॉस के साथ रहते रहते मेरी हालत भी ऐसी हो गई है कि मेरे तरफ भी कोई लड़कियां नजर उठाकर नहीं देखती। अब मैं क्या करूं? इसलिए प्लीज मुझे बचा लो। इन दोनों के कहर से मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। वहीं उसे इस तरह से गिड़गिड़ाता देखकर मयंक गुस्से में बोलता है कि यह क्या हरकत कर रहे हो? पहले मेरा पैर छोड़ो। लेकिन ऋषभ उसके पैर छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वह तो उसके पैर पर बिल्कुल फेविकोल की जोड़ की तरह चपक कर बैठ गया था। वहीं मयंक उससे पूरी तरह से इरिटेट हो गया था। वह गुस्से में बोलता है, ठीक है, मैं दादी से बात कर लूंगा। अब मेरी पैर छोड़ो, वरना मैं तुम्हें इतनी जोर से लात मारूंगा कि तुम कहां जाकर गिरोगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। वहीं उसकी ऐसी बात सुनकर ऋषभ तुरंत उसके पैर छोड़कर 2-3 कदम पीछे चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि उसका ये डेविल बॉस ऐसा करने में बिल्कुल भी देर नहीं करेगा। ये दोनों ही यानी रेहान और मयंक दोनों ही पूरे डेविल हैं। वह उसके साथ कब क्या कर दे उसे इन पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वह उसे इस तरह डरता हुआ देखकर मयंक बोलता है, हाँ ठीक है, अब इसी तरह रहा करो, ज्यादा मुझसे चिपकने की कोशिश ना करो और यहाँ से जाओ, मैं दादी से बात करता हूँ। इतना कहकर वह अंदर केबिन में चला जाता है। वहीं जैसे ही वह अंदर जाता है तो वह रेहान को देखता है। वह सोफे में एक कोने पर बैठा हुआ था और उसके हाथ में शराब की पूरी बोतल थी। वह उसे मुंह में लगाए बस घटके जा रहा था। उसे तो ये भी नहीं अंदाजा था कि अब तक उसने कितनी बोतलें खाली कर दी। उसकी ऐसी हालत देखकर मयंक को बहुत ज्यादा दुख होता है। वह उसे समझा समझा कर थक गया था। फिर वह उसे बोलता है कि रेहान, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम बच्चे नहीं हो जिसे बार बार समझाया जाए, और तुम खुद को क्यों नहीं संभाल रहे हो? इस तरह से तुम कैसे टूट सकते हो? तुम वह रेहान नहीं हो जिसे मैं जानता था। वह तो किसी भी कंडीशन में खुद को मजबूत बनाए रखता था, लेकिन ये रेहान ऐसे कैसे टूट गया है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। आखिर में तुम खुद के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें क्या लगता है एंजल के जाने का दुख हमें नहीं है?
हमें भी उतना ही दुख है। लेकिन एंजल हमेशा हमेशा के लिए नहीं गई है। वो आज नहीं तो कल चली ही आएगी। वो अपनों से ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह पाएगी और हम उसे ढूंढ लेंगे। इस तरह से तुम क्यों हिम्मत हार रहे हो? वही उसकी बातों को सुनकर रेहान अपनी आंसू भरी आंखों से देखता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या वह वापस आएगी? तो मयंक उसे देखकर हाँ में सर हिलाने लगता है। वही रेहान उसे ना में सर हिलाते हुए कहता है, नहीं, तुम्हें नहीं पता है। तुम एंजल को अच्छे से नहीं जानते हो। मुझे पता है अगर वह यहाँ से गई है तो मुझे इतना तो पूरा यकीन है, उसका दिल पूरी तरह से टूट गया है और वह हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है और यह बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। और तुम मुझे झूठी दिलासा मत दो, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि वह जो ठान लेती है वही करती है। और अगर उसने ठान लिया है कि वह अब हम लोगों से दूर चली जाएगी तो पक्का वह अब हम लोगों से दूर चली जाएगी। अब वह हमारे पास कभी नहीं आएगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मयंक कुछ नहीं बोल पाता है, क्योंकि उसे भी पता था कि उसकी बहन कैसी है और उसे ये भी तो नहीं पता था कि क्या वह कभी वापस आएगी या फिर से वह उसी तरह गायब हो गई जैसे आज से पहले उनकी जिंदगी में वह एडजस्ट ही नहीं करती थी और गायब थी। ये दर्द भी उसके लिए बहुत ही ज्यादा तकलीफदायक था, पर रेहान को देखकर वह अपने दर्द को भुलाने की कोशिश कर रहा था। तभी मयंक रेहान से बोलता है कि दादी माँ का बार बार फोन आ रहा है, वो तुमसे बात करना चाहती है, क्या तुम उनसे बात नहीं करोगे? वही रेहान जैसे ही सुनता है कि दादी माँ का फोन आ रहा है, वह उसे तुरंत मना कर देता है। कहता है कि नहीं, मैं ऐसी हालत में दादी माँ से बात नहीं करूँगा, वरना उन्हें बहुत दुख होगा। तब मयंक उन्हें समझाते हुए बोलता है कि जब तुम समझ रहे हो कि तुम्हारे अपनों को तुम्हारी ऐसी हरकत से कितनी तकलीफ होगी तो फिर बार बार तुम वही हरकत क्यों कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आता कि तुम ऐसे कब से हो गए। एक हार्ड पर्सनैलिटी वाला इंसान का दिल कैसे मोम का बन गया जो यहाँ दीवानों की तरह आंसू बहा रहा है। अरे अगर तुम्हें करना है तो तुम उसे खोजो, यहाँ बैठकर ऐसे शराब पीने से कुछ नहीं होगा। तभी रेहान अपने भरे हुए गले से कहता है कि मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी उसे खोजने में, पर मुझे नहीं पता चल सका कि वह कहाँ है। तुम्हें तो अपनी बहन के बारे में अच्छे से ही पता है, मगर जब तक वह नहीं चाहेगी मैं उसे नहीं खोज सकता। मैं तो बस खुद को तसल्ली देने के लिए उसे अब तक खोज रहा था, लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि मैं पूरी जिंदगी चाहूं तो भी मैं उसे नहीं खोज सकता हूँ। उसकी बातों को सुनकर मयंक का भी चेहरा लटक जाता है। वह भी तो अपनी पूरी ताकत झोंक चुका था किया को ढूंढने में, लेकिन उसे उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। वह क्या करे? तब तक दादी माँ का फोन फिर से रेहान के फोन पे आने लगता है जो कि बेड पर रखा हुआ था। मयंक आगे बढ़कर रेहान का फोन उठाता है तो देखता है कि ये दादी माँ का फोन है। तभी वह दादी माँ का फोन रिसीव कर लेता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि दादी माँ किसी तरह से परेशान हो, और अगर वह लोग इसी तरह उन्हें इग्नोर करते रहेंगे तो वह जरूर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगी। इसी वजह से उसने दादी जी का फोन रिसीव कर लिया था। वही जैसे ही दादी जी का फोन रिसीव होता है, दादी उधर चिंता भरी आवाज में बोलती है, रेहान बच्चा क्या हुआ? मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ, पर तुम फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो? वही उनकी इतनी फिक्र भरी आवाज सुनकर मयंक को थोड़ा दुख होता है, क्योंकि उन्हें पता था कि वह रेहान से बात करना चाहती हैं और उनके लिए कितनी ज्यादा परेशान हो रही हैं। तभी मयंक बोलता है, हेलो दादी, मैं मयंक बोल रहा हूँ, आप कैसी हैं? उसकी बात को सुनकर उस तरह से दादी बोलती है, ओ बच्चा मयंक तुम हो? मुझे लगा रेहान है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बच्चा, तुम कैसे हो? तो मयंक बोलता है कि दादी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब दादी फिक्र करते हुए बोलती है कि बेटा रेहान कहाँ है? मैं कब से उसे फोन ट्राई कर रही हूँ, पर उसका फोन नहीं लग रहा है।
उनकी बातों को सुनकर अब मयंक से भी कुछ बोलते नहीं बन रहा था। उसे पता था कि दादी उनसे सबसे पहले यही सवाल करेगी, पर वह दादी से झूठ नहीं बोल सकता था। वह क्या बोले उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। दादी जब दूसरे तरफ की खामोशी सुनती है तो उन्हें अब पूरा अंदाजा हो जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी दादी उससे बोलती है, देखो मयंक, तुम्हें मेरी कसम है, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाना और सब सच सच बताओ। देखो बच्चे, जब तक मुझे कुछ पता नहीं चलेगा मैं तुम लोगों की मदद कैसे करूंगी। और कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जब हमें दूसरों की मदद ही लेनी पड़ती है। जब तुम खुद से उस चीज को नहीं सॉल्व कर रहे हो तो यानी समझ लो कि अब तुम्हें किसी और की मदद की जरूरत पड़ेगी। पर मैं तुम्हें भरोसा दिलाती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। प्लीज मुझे बताओ ना, क्या बात है। दादी इस समय बहुत ज्यादा चिंतित थी। वहीं उनके पास अब तक दादाजी भी आकर बैठ चुके थे और उन्हें भी दादी की परेशानी साफ साफ दिखाई दे रही थी। वह भी जानना चाहते थे आखिर में रेहान फोन रिसीव क्यों नहीं कर रहा है और उसका फोन मयंक ने क्यों रिसीव किया। वहीं मयंक एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, दादी दरअसल बात कुछ ऐसी है। और फिर वह अब तक जितना भी रेहान और पिया के बीच में जो घटना घटी थी उसे एक एक कर दादी को विस्तार से बता देता है। दादी जब ये सब सुनती हैं तो अपने मुंह पर हाथ रख लेती हैं। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना सब कुछ उनके बेटे की जिंदगी में हो रहा है। उनका पोता जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, वह इतने दुख और दर्द में था, इतनी तकलीफ में था और उसने एक बार भी अपने घर वालों को बताना नहीं उचित समझा। उन्हें इस वक्त रेहान पर भी गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से में बोलती है कि थोड़ा रेहान को फोन दो। मयंक सोचता है कि शायद दादी के समझाने से रेहान को कुछ अकल जाए, इसलिए वह तुरंत ही फोन रेहान के पास ले जाकर स्पीकर में रख देता है। तब दादी बोलती है कि रेहान, तुम मेरी बात सुन रहे हो। वहीं अपनी दादी की आवाज सुनकर रेहान बस वो बोलता है। तब दादी बोलती है कि बच्चा, क्या हम तुम्हारे लिए इतना पराये हो गए थे कि तुमने एक बार भी अपनी परेशानी हमसे बताना जरूरी नहीं समझा। क्या तुम हमें अपना नहीं समझते हो। उनकी बात को सुनकर रेहान कुछ बोल नहीं पाता है क्योंकि यह बात तो सच थी। उसने उन लोगों से सब कुछ छिपाया था। तभी दादी रोते हुए बोलती हैं, तुम इतनी तकलीफ में हो बच्चा, तुमने कैसे सोच लिया कि तुम इतनी तकलीफ में रहोगे और हम खुश रहेंगे। तुम हमसे बातें छिपाकर हमें खुशियां नहीं दे रहे थे बल्कि हमें बहुत ज्यादा दर्द दे चुके हो। तुम ये कैसे सोच सकते हो कि तुम तकलीफ में रहोगे और हम खुश रहेंगे। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता है। हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें हमें सब कुछ सच सच बताना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, और तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, और इस तरह से शराब में डूबकर कोई अपनी जिंदगी नहीं बिता सकता है। तुम्हें तुम्हारी अंजल चाहिए ना, तो ये तुम्हारी दादी का वादा है तुमसे कि वो तुम्हारी अंजल लाकर तुम्हें देगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें भी अपनी दादी से एक वादा करना होगा। वही जैसे ही रेहान सुनता है कि दादी उसे उसकी एंजल लाकर देगी, वह तुरंत ही बोलता है कि दादी, मैं आपकी सारी बात मानूंगा, बस मुझे मेरी एंजल लाकर दे दो। इस वक्त उसकी आवाज में बहुत ही ज्यादा उत्सुकता थी। अब जाकर दादी उसकी आवाज सुनकर थोड़ा रिलैक्स होती है और उनके दिल को सुकून मिलता है। फिर वह बोलती है कि ठीक है, तब तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम बिल्कुल भी शराब को हाथ नहीं लगाओगे और इस तरह गम में डूबकर अपनी तबीयत नहीं बिगड़ोगे। बेटा, हर चीज का यह एक सेशन नहीं होता है। अगर वह तुमसे दूर गई है तो इसका मतलब यह है कि वह तुमसे नाराज है, और तुमसे दूर गई है तो तुम उसे ढूंढो और उसकी नाराजगी दूर करने की कोशिश करो और उसे सच दिखाओ, क्योंकि इस वक्त वह गलतफहमी के शिकार हो गई है। आखिर में वह एक बच्ची है। उसने बचपन से ही इतना तकलीफ सहा है। अभी तक तुम उसे अकेले ढूंढ रहे थे।
लेकिन अब हम सब मिलकर ढूंढेंगे और वह हमें जल्दी ही मिल जाएगी। आखिर में कब तक वह बच्ची हमसे दूर रह पाएगी? उसने अपनी जिंदगी में बहुत ही तकलीफें झेली हैं। उसके लिए कोई भी उसका अपना नहीं था। उसने बहुत ही दर्द उठाया है। इस वजह से अब उसका किसी पर भरोसा करने का दिल नहीं करता है। इसमें उस बच्ची की भी कोई गलती नहीं है। उसके सामने सिचुएशन ही ऐसी लाई गई थी जिससे वह सच समझ बैठी, और इसमें अगर गलती है तो वह गलती बस उस लड़की की है। वह घटिया लड़की, मुझे पहले से ही पता था कि वह बहुत ही ज्यादा घटिया है। वह तो तुम्हारी मॉम है जो उन्हें उस लड़की की सच्चाई नहीं दिखती है। और हाँ, अब मैं तुम्हें ये बताना तो भूल ही गई कि वह लड़की यहाँ हमारे घर पर आकर बैठी है पिछले कई दिनों से, और मैंने कितनी कोशिश की कि वह यहाँ से चली जाए, पर वह घटिया लड़की जाने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे क्या पता था कि उसने इतना बड़ा कांड किया है। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे छोड़ती नहीं। लेकिन अब तुम फिक्र ना करो, मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। तभी जैसे ही रेहान को पता चलता है कि क्या उसके घर में जाकर बैठी है, उसे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह उसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहा है, और वह घटिया लड़की, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई उसके घर में जाने की। उसे अच्छे से पता था कि इस वक्त क्या उसकी माँ को इम्प्रेस करने में लगी है, क्योंकि वह अच्छे से जानता था दादा दादी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वह उसके माँ और डैड ही थे जो उसे पसंद करते थे। लेकिन अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह दादी से कहता है, दादी आप कुछ मत करिएगा, उस लड़की को तो मैं ही सबक सिखाऊंगा। आज के बाद वह ऐसा घटिया काम नहीं कर पाएगी कभी। मैं उसे इस लायक छोड़ूंगा ही नहीं। बहुत दिमाग चलता है ना उसका, तो मैं उसे बताता हूँ कि दिमाग चलाना किसे कहते हैं। इस वक्त वह बहुत ज्यादा गुस्से में था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जब रेहान को ये पता चल गया है कि क्यारा उसके घर में है तो रेहान उसे छोड़ने वाला है, उसके साथ रेहान क्या करेगा? क्या उसे वह माफ कर देगा, या उसके मॉम डैड उसे बचा लेंगे, या फिर जब उसके मॉम डैड को ये हकीकत पता चलेगी तो वह भी क्यारा से नफरत करने लगेंगे? ये तो आगे के एपिसोड में आपको पता चलेगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड 328 से 330 तक। हेलो दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किया ने अपने नेक्स्ट गाने के लिए डेट दे दिया था, और उधर रेहान किया को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। अब आगे, जैसे ही किया हाल में आती है तो बेला उसे देखकर खुश हो जाती है। जैसा कि किया ने 10 दिन का टाइम दिया था, उसके दोस्त भी आकर वहां उसके साथ रहने लगे थे। अब सब लोग काफी जोर शोर से अपने काम में लग गए थे। जैसा कि 10 दिन का वक्त बहुत ही कम था, धीरे धीरे देखते देखते 5 दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक से बेला बोलती है, क्या क्यों नहीं तुम इस बार सबके सामने आ जाओ। उसकी बातों को सुनकर किया सोचने लगती है, क्या उसे सच में सबके सामने आना चाहिए? क्या वह वक्त आ गया है? लेकिन वह कहती है कि नहीं, शायद मुझे अभी नहीं आना चाहिए। तभी बेला बोलती है कि नहीं किया, तुम काफी दिनों से मुझे कुछ अपसेट दिखाई दे रही हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे बताओ कि तुम कैसी प्रॉब्लम में हो। उसकी बातों को सुनकर किया को फिर से पिछली यादें आने लगती है। वह तुरंत ही उन यादों को झटक देती है, क्योंकि वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसके काम के टाइम पे ये यादें उसे परेशान करे। वह बेला की ओर देखती है और बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। बस कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुमसे शेयर नहीं कर सकती हूँ। बेला भी उसे ज्यादा परेशान नहीं करती है और वह उसकी बातों को मान जाती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उसकी यह फ्रेंड जब तक ना चाहे तब तक वह कुछ भी जानकारी नहीं हासिल कर सकती है। वह चाहे जितना भी हाथ पैर मार ले किया के बारे में जानकारी उसे मिल सके, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किया ना चाहे और कोई उसके बारे में जानकारी निकाल ले।
वही बेला उसे कहती है कि देखो यार, तुम अभी तक सरगम की आइडेंटिटी से जी यहाँ पर फेमस हो, जिस वजह से सभी लोग यही जानते हैं कि तुम एक बहुत ही अच्छी गायिका हो, बहुत ही अच्छे गाने गाती हो, तुम सबके दिलों पर राज करती हो। लेकिन क्या उनके दिल में यह बात नहीं आती है कि वह अपनी आइडियल को एक बार देखें? देखो तो उन लोगों ने कितने सारे कमेंट्स किए हैं। ऐसा कहकर वह अपना लैपटॉप किया की ओर कर देती है, जिस पे किया के फ्रेंड के बहुत सारे कमेंट्स थे, जिसमें वह लोग बोल रहे थे कि प्लीज आप एक बार हमारे सामने आइए, हम आपको देखना चाहते हैं। ऐसी रिक्वेस्ट कम से कम लाखों में आई थी, लेकिन उसमें एक खास बात यह थी कि सभी ने उसे दिल से रिक्वेस्ट किया था कि वह उससे यह नहीं कहेंगे कि वह अपना फेस उसके सामने रिवील करें, लेकिन फिर भी वह उनके सामने आए और एक कॉन्सेप्ट करे जिसमें वह उसके साथ कुछ पल बिता सके। वह उनकी सबसे प्यारी सिंगर है जिसे वह दिल से प्यार करते हैं, इसलिए सिर्फ एक बार उनकी रिक्वेस्ट मान लेंगे, इसके बाद वह कभी भी उसे सामने आने को नहीं कहेंगे। इसमें कई लोगों ने ये भी कमेंट किया था कि हमें पता है आप अगर हमारे सामने नहीं आ रही हैं तो जरूर कोई प्रॉब्लम है, इसलिए हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसे, लेकिन फिर भी हमारी दिल से यही इच्छा है कि आप एक बार हमारे सामने आए। वही उन कमेंट्स को देखकर किया को समझ नहीं आता कि वह क्या कहे। इन सब ने उसे कितना रिक्वेस्ट किया है। वही बेला बोलती है कि देख यार, यह सब तेरे फैन हैं और यह सब तुझे कितना ज्यादा प्यार करते हैं, एक बार उनके सामने आने में कोई गलत नहीं होगा। और तुम्हें किस बात का डर है? तुम तो खुद इतनी ज्यादा कैपेबल हो कि कोई खतरा तुम्हारे सामने कभी नहीं आ सकता है। अगर आ भी गया तो तुम उसे आराम से हैंडल कर सकती हो, और मैं बस इतना चाहती हूँ कि सिर्फ तुम उनके सामने जाओ। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि तुम अपना फेस उनके सामने रिवील करो, तुम मास्क में भी तो उनके सामने जा सकती हो, जिससे तुम्हारे फैन का दिल भी रह जाएगा और तुम किसी के सामने भी नहीं आओगी। उसकी बात को सुनकर किया सोचने लगती है क्या इस बार उसे सामने जाना चाहिए। फिर कुछ देर सोचने के बाद वह कहती है कि ओके ठीक है, मैं इस बार एक कॉन्सेप्ट रखती हूँ, यानी जो गाना अभी तक वह अपने कंपनी के अंदर गाने वाली थी, अब वह पब्लिक के सामने लाइव कॉन्सेप्ट करने वाली है। इस वजह से हो सकता है कि एक बहुत ही बड़ा धमाल मच जाए। वही जैसे ही बेला सुनती है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि वह दिल से चाहती थी कि उसकी दोस्त जो सभी के सामने अभी एक रहस्य बनकर है, उसकी थोड़ी सी तो आइडेंटिटी पब्लिक के सामने आए, जिससे उसके नाम का फायदा कभी कोई ना उठा सके। और अगर एक बार पब्लिक टिया के फिगर को देख लेगी तो वह अच्छे से जान जाएगी और समझ लेगी, फिर दोबारा उन्हें धोखा देने की कोई भी हिम्मत नहीं करेगा। क्योंकि कुछ समय पहले किसी ने सरगम के पहचान से फायदा उठाने की कोशिश की थी, जिस वजह से एक बड़ा कंट्रोवर्सी बन गया था, लेकिन बाद में बेला ने सब कुछ क्लियर कर दिया था कि सरगम कभी भी अपने फैन का कोई भी फायदा नहीं उठाती है। इस वजह से आप लोग इस धोखे में बिल्कुल ना फंसिए, ये कि जरूर किसी की साजिश है, इसलिए आप लोग अलर्ट रहिए। इस तरह का स्टेटमेंट उसने दिया था। तब जाकर सबको क्लियर हुआ था कि अभी तक जो अफवाहें फैली थी वह बिल्कुल गलत थी, क्योंकि उनसे हेल्प के तौर पर उसने कुछ गिफ्ट्स मांगे थे और उसने ये बताया था कि वह बहुत मुसीबत में है, जो कि सरगम के नाम से पोस्ट किया गया था, जिस वजह से पब्लिक भी उसकी हेल्प करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही यह बात तूल पकड़ती है तो चारों तरफ मीडिया से लेकर पब्लिक तक शोरगुल मचने लगता है, और जब ये बात बेला को पता चलती है तो बेला तुरंत ही एक्शन में आती है और इस बात को साफ साफ नकार देती है कि सरगम का कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि सरगम ऑलरेडी एक बड़े पावरफुल बैकग्राउंड से आती है, इसलिए उसे पैसों की और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक कि वह चाहे अकेले ही बहुत से लोगों की मदद कर सकती है और वह ऐसा करती भी है, लेकिन वह बहुत ही सीक्रेट है।
जिस वजह से कोई भी नहीं जानता है कि वह किस तरीके से लोगों की मदद करती है। पर वह दिल की बहुत अच्छी है और उसने बहुत सारे अनाथालय और स्कूल खोल रखे हैं जिसमें वह अपने पैसों को लगाती है। वह चैरिटी भी करती है और बहुत सारे पैसों को दान भी करती है। इस वजह से इस तरह की अफवाहें उनके खिलाफ ना फैलाई जाए, वरना जो भी व्यक्ति इसके तहत पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और जिसने भी ये पब्लिश किया है उसके खिलाफ नोटिस भेज दी गई है। बिना जाने समझे इसे पब्लिश नहीं करना चाहिए था। ऐसी न्यूज़ लोगों को भड़काने के लिए होती है और लोगों के बीच मतभेद पैदा करती है। इस वजह से यह बात बहुत ही जल्दी दब गई थी और वही लोगों को पता चल चुका था कि सरगम कोई नॉर्मल शख्स नहीं है, वह काफी बड़े बैकग्राउंड से है। इस वजह से अब वह लोग और भी सरगम को देखना चाहते थे के सामने आने पर ही यह पता चल सकता है कि उनकी आइडियल का बिहेवियर कैसा है, वह उनके साथ कैसा व्यवहार करती हैं। वैसे उन्हें पूरा भरे भरोसा था कि उनकी आइडियल बहुत ही अच्छी और नेक दिल की होंगी, लेकिन अभी उन लोगों ने उसे एक बार भी नहीं देखा है। वही जैसे ही बेला ये स्टेटमेंट देती है कि आने वाले इस हफ्ते में सरगम लाइव कॉन्सेप्ट करने वाली है, वैसे ही चारों तरफ तहलका मच जाता है। ऑनलाइन ये न्यूज़ सभी जगह फैल जाती है। इंटरनेट की दुनिया में बवाल मच जाता है। चारों तरफ ये न्यूज़ फैल गई थी कि सरगम लाइव आने वाली है। ये बात बहुत से देशों को नेट के जरिए पता चली थी। सर्च ट्रेंडिंग पर यह बात थी। बहुत से लोगों ने कमेंट किया था सरगम लाइव आने वाली है। दूसरा कमेंट अरे यार ये तो मेरा सपना था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी इस जिंदगी में सरगम को लाइव देख पाऊंगा। अरे यार मुझे यकीन नहीं हो रहा है अपनी आंखों पर। जब मैंने ये न्यूज़ देखा तो मुझे भरोसा नहीं हुआ। मैं तो जरूर मॉरिशस जाऊंगा और एक बार अपनी आंखों से उसे देखना चाहूंगा। आखिर में हमारी गॉड गिफ्टेड, हमारी जान, हमारी बेस्ट आइडियल कैसी है। यह मेरे लिए एक सुनहरा मौका होगा। वही दूसरा कमेंट मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ और मैं सरगम की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं उसे दिल से प्यार करती हूँ और मुझे यकीन है कि इस बार का कॉन्सेप्ट मैं जरूर अटेंड कर पाऊंगी क्योंकि मैंने अभी से ही वहां आने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी तरह के लाखों करोड़ों कमेंट इस समय ट्रेंडिंग लिस्ट पे बने हुए थे। सभी लोग एक दूसरे से अपनी राय साझा कर रहे थे। सभी लोग एक दूसरे को अपने अपने पसंद के बारे में बता रहे थे। इन सब में कुछ था तो वह ये था कि सरगम का नाम ट्रेंडिंग लिस्ट में सर्च कर रहा था। मीडिया में बवाल मचा हुआ था क्योंकि इस बार सरगम लाइव आने वाली थी। बहुत से देशों की जान थी वह, और अब तुम आम पब्लिक ही नहीं, बड़े से बड़े बिजनेसमैन और बड़े से बड़े माफिया लोग भी जो सरगम के गाने के दीवाने थे, वह लोग भी इस कॉन्सेप्ट में आना चाहते थे। इस वजह से मॉरिशस सरकार को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि अचानक से इतनी सारी संख्या का वहां पर इस तरह से आ जाना, उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं कर रखा था, जिस वजह से उन लोगों ने बेला को नोटिस भेजा था क्योंकि बेला सरगम की पर्सनल असिस्टेंट थी। ये सारे काम वही संभालती थी। जैसे ही सरकारी नोटिस बेला के पास जाता है तो वह उसे किया को बताती है, तभी किया उसे बोलती है कि वह ये सब बात संभाल लेगी, उसके लिए तुम टेंशन ना लो। वैसे भी किया इस वक्त मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति की अच्छी दोस्त थी क्योंकि वह अपनी इस आइडेंटिटी से नहीं बल्कि अपनी मेडिकल डॉक्टर वाली आइडेंटिटी से उसे जानती थी और उसे पूरा यकीन था कि जब वह उससे बात करेगी तो ये कंट्रोवर्सी कम हो जाएगी और वह उसकी हेल्प के लिए अपनी सिक्योरिटी देने रहने के लिए तैयार थी। किया ने उससे कांटेक्ट किया और जैसे ही पता चला कि सामने वाला प्रधानमंत्री पद पर बैठे उस व्यक्ति ने बहुत ही इज्जत से उससे बात की और जब बात क्लियर हो गई तो किया ने उन्हें पर्सनली यह मामला हैंडल करने का प्रस्ताव भेजा और कहा कि वह यह मामला खुद ही हैंडल कर लेगी क्योंकि यह मुसीबत उसकी वजह से आई है।
इसलिए वह अपने लोगों को यहाँ की सुरक्षा के लिए तैनात करना चाहती है। वहीं उस इंसान के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। वह उससे बोलता है, क्या तुम ये सब हैंडल कर लोगी? पर जानती हो इसमें कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? किया बोलती है कि हाँ, मुझे अच्छे से पता है और मैं कब कह रही हूँ कि यह मैं अकेले ही हैंडल करूँगी। मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। वैसे भी ये देश तुम्हारा है तो तुम्हें खुद ही इसे आगे बढ़कर निपटना होगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एक बार के लिए सामने वाले व्यक्ति का मुंह बन जाता है और वह बोलता है कि तुम बिल्कुल नहीं बदल सकती हो। वही किया उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए बोलती है कि अगर मैं बदल गई तो फिर मैं किया नहीं रह पाऊंगी। तो वह भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ हाँ, मुझे पता है, लेकिन चलो ठीक है। वैसे भी तुमने जो आफत बुला रखी है उस सबको तो मुझे हैंडल करना ही पड़ेगा। तब किया बोलती है, फिर तुमने नोटिस क्यों भेजा? तो वह कहता है कि हाँ हाँ हाँ, उसकी ऑफिस आ रही होती है तभी उसकी फ्रेंड हंसी बहुत ही ज्यादा तेज हो गई। किया को समझ नहीं आता कि वह हंसा क्यों, तो वह अपनी हंसी को रोककर बोलता है कि देखा, मेरे नोटिस भेजने का नतीजा, तुम इतने सालों से मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रही थी और मुझे अच्छे से पता था जब मैं ये नोटिस भेजूंगा तो तुम मुझसे जरूर कांटेक्ट करोगी। अब समझ में आया कि मैंने नोटिस क्यों भेजा। उसकी बातों को सुनकर किया का मुंह बन जाता है। वह पहले ही समझ चुकी थी कि इस पागल इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन वह उससे अभी बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहती थी और ना ही बात करना चाहती थी, जिस वजह से इस आदमी ने ये तरीका अपनाया था। किया बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, इस बार मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन अगली बार से अगर तुमने कुछ ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। वही उसकी बातों को सुनकर दूसरे साइड वाला व्यक्ति का मुंह बन जाता है और वह मन में ही बोलता है, घमंडी लड़की कहीं कि यह मुझे माफ करेगी। यह नहीं बोलती है कि मैं इसे माफ कर रहा हूँ। इतने सालों से मुझसे एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया और जब मैं इससे मिलने के लिए बोल रहा हूँ तो यह मुझे मना कर रही है। फिर वह बोलता है कि ठीक है, तुम मुझसे नहीं मिलना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं ही तुमसे मिलने आ जाता हूँ। फिलहाल तुम मुझे बताओ कि तुम इस वक्त कहाँ ठहरी हुई हो। उसकी बातों को सुनकर किया का मन तो नहीं था कि इसे बुलाए, क्योंकि यह एक नंबर का बकबक वाला इंसान था, लेकिन सिर्फ ये किया के लिए था। वैसे तो वह दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, लेकिन जब भी वह किया के सामने आता था तो वह बिल्कुल एक मासूम सा बच्चा बन जाता था। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वह किया के बड़े भाई के समान तो था ही, लेकिन फिर भी वह किया की बहुत ज्यादा इज्जत करता था, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब वह मौत की कगार पर था और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उस वक्त क्या उसकी जिंदगी में रोशनी बनकर आई थी और उसने उसकी जान बचाई थी, जिस वजह से वह हमेशा किया का एहसानमंद रहता है। और उसने उस समय वचन दिया था कि अगर उसे कभी उसकी जान की भी जरूरत पड़ेगी तो यह उसका दिया हुआ एहसान वह उसी वक्त उतार देगा, क्योंकि वह बहुत ही खुददार किस्म का इंसान था। वही किया को भला उससे क्यों दोबारा जरूरत पड़ने वाली, इसलिए आज तक उसे कभी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। इस तरीके से वह लोग ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहे, लेकिन जब तक वह कॉन्ट्रैक्ट में थे वह एक अच्छे दोस्त की तरह ही रहते थे। उसने कभी यह नहीं सोचा कि वह उम्र में उससे कितना बड़ा है। वह तो सामने वाले के व्यवहार को देखकर ही उसके साथ व्यवहार करती थी। बस यही कारण था जो वह उससे मिलने के लिए इतना ज्यादा परेशान था। वैसे भी यह सरकारी काम था, उसे ना चाहते हुए भी यह करना ही पड़ेगा, इसलिए उसे नोटिस भेजनी पड़ी थी, क्योंकि उसके भी ऊपर कोई था और उसे भी जवाब देना था। जिस कुर्सी पर वह बैठा था उस कुर्सी की बहुत सारी जवाबदेही होती है और जनता को उसका जवाब देना पड़ता है।
जवाबदारी एक ऐसे शख्स की जो उस कुर्सी पर बैठा है जो जनता के लिए उनका नेता है, और भला वह जनता को कैसे इग्नोर कर सकता है। तो वही किया उसे अपना एड्रेस सेंड कर देती है, जिसे देखकर वह खुश हो जाता है और उसने सोच लिया था कि वह जल्दी ही किया से मिलेगा, वरना कब ये भाग जाएगी, ये लड़की का कोई भरोसा नहीं है। किया ने बेला को बताया कि सब कुछ ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने कुछ लोगों को यहाँ बुलाना पड़ेगा। जल्दी ही उन्हें आने के लिए ऑर्डर दे दो, क्योंकि यहाँ पब्लिक की भीड़ बहुत ज्यादा होने वाली है, जिस वजह से हो सकता है यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो, और मैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहती हूँ। यहाँ की पब्लिक परेशान हो सिर्फ हमारे इस एक कॉन्सेप्ट की वजह से। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हम चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसकी बातों से बेला भी सहमत थी, इसलिए वह तुरंत ही वहां से चली जाती है, दूसरे देशों में रह रहे अपने गार्डों को तुरंत ही मैसेज करने के लिए। जल्दी ही वह दिन भी बीत जाता है। इस तरफ दूसरे तरफ रेहान, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, जब उसे पता चला कि वह घटिया लड़की उसके घर पर बैठी हुई है, उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। वह तुरंत ही अपने घर के लिए निकल जाता है। लगभग 1 घंटे की ड्राइव के बाद वह अपने घर पहुंचता है। इस वक्त वह बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसकी जिंदगी को बर्बाद करके वह कैसे उसके घर में सुख से बैठी है। इस वक्त वह पूरा नर्क का देवता दिख रहा था। वह तुरंत ही अपने गाड़ी से उतरकर अपने घर के अंदर आ जाता है। जैसे ही वह हाल में आता है तो उसकी नजर अपनी माँ और उसके बगल बैठेरा पर पड़ता है। वह कारियारा को देखकर बौखला जाता है। उसकी हंसी उसके खून को खौलाने का काम कर रही थी। क्या रहा इस समय मनीषा जी से बैठकर बनावटी हंसी हंस रही थी। वह उनसे बातें कर रही थी और उनकी बातों पर ना चाहते हुए भी बनावटी हंसी दे रही थी, क्योंकि उसका पहला काम मनीषा जी को ही इम्प्रेस करना था, और वहीं मनीषा जी उसके इरादों से बिल्कुल अनजान आराम से उससे बातें कर रही थी। वहीं जैसे ही रेहान अंदर आता है तो अचानक उन लोगों को लगता है कि यहाँ का माहौल ठंडा हो गया। तभी मनीषा जी पीछे मुड़कर देखती हैं तो रेहान अंदर की ओर ही आ रहा था। उसकी आंखें इस समय आग उगल रही थी। इस समय उसका चेहरा बहुत ही भयानक बना हुआ था। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर एक पल के लिए मनीषा जी भी डर जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि रेहान ऐसा क्यों है। वही क्यारा जैसे ही रेहान को देखती है, वह तो थर-थर कांपने लगती है। उसे अंदाजा लग गया था कि रेहान यहाँ क्यों आया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यह यहाँ रुकी हुई थी और उसे ये भी पता था कि रेहान यहाँ जल्दी नहीं आता है, जिस वजह से तो वह यहाँ पर छिपी हुई थी। लेकिन जैसे ही वह रेहान की नजरों को देखती है तो उसे लगता है कि उसके रीढ़ की हड्डी अकड़ गई है। एक अनजाना सा डर उसके मन में घर कर जाता है। वह अपनी आंखों को एक पल के लिए भी रेहान की तरफ उठाकर और नहीं देख सकती थी। तुरंत ही वह अपनी नजरें झुका लेती है। इस समय उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वहीं मनीषा जी अपने बेटे को देखकर बोलती है, रेहान क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो बेटे, आखिर में क्या बात है, क्या कोई प्रॉब्लम है। वहीं रेहान अपनी माँ की बातों को सुनता तो है पर वह उसे बिल्कुल इग्नोर कर देता है और वह अपने कदमों को धीरे धीरे करारा की ओर बढ़ाने लगता है। वहीं जैसे ही कैरा देखती है कि रेहान उसी की ओर आ रहा है तो वह धीरे धीरे पीछे होने लगती है। इस वक्त उसे सच में रेहान से बहुत डर लग रहा था। वह रेहान से प्यार तो करती थी, लेकिन उससे डरती भी बहुत ज्यादा थी। इसी वजह से आज तक वह रेहान से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाई थी। लेकिन पता नहीं कैसे वह किया को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसने ये कांड कर दिया था। लेकिन उसे अच्छे से पता था जब रेहान को ये सब पता चलेगा तो उसकी खैर नहीं। और अब वही वक्त था। तभी रेहान उसके पास पहुंचता है और उससे बोलता है कि तुम मेरे घर में क्या कर रही हो। वहीं उसकी आवाज इतनी ज्यादा ठंड और खतरनाक थी कि एक पल के लिए तो कारियारा के रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं।
उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह कोई जवाब दे। रेहान देखता है कि वह अब भी खामोश है, तो वह गुस्से में अब की बार चिल्लाकर बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? जैसे ही मनीषा जी देखती है कि रेहान उस पर गुस्सा कर रहा है और कारियारा कैसे डर रही है, तो वह बीच बचाव करते हुए बोलती है कि रेहान बच्चा, ये क्या बात है? तुम किस लहजे में उस बच्ची से बात कर रहे हो? तुम शांत हो जाओ। वही रेहान गुस्से में अपनी माँ की ओर देखता है और बोलता है, माँ आज आप बिल्कुल बीच में नहीं बोलेंगी। मैं माफी चाहता हूँ कि मैं आपसे इस लहजे में बात कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज आज आप बिल्कुल खामोश रहिए। आज आप इस लड़की को नहीं बचा सकती हैं। आपको नहीं पता है कि इसने क्या किया है। उनकी बातों को सुनकर अब मनीषा जी को भी डाउट होने लगता है कि रेहान का गुस्सा शायद कारियारा की वजह से है और जरूर कारियारा ने कुछ ऐसा किया है जिससे रेहान नाराज हो गया है। लेकिन बात यह है कि रेहान इतनी जल्दी किसी बातों पर नाराज नहीं होता है। तो ऐसा कारियारा ने क्या कर दिया है जिसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता है। वही रेहान की आवाज सुनकर अब तक दादी और दादाजी भी अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं और रेहान के पापा भी, जो अभी अभी अपने कमरे में गए थे, वह भी बाहर आ जाते हैं। वो सब देखते हैं कि रेहान किस तरह गुस्से से क्यारा को घूर रहा है। वही क्यारा की तो सांस ही अटक गई थी। उसने नहीं सोचा था कि रेहान सबके सामने उसे इस तरह से जलील करेगा। वो रेहान से सच में बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो हकलाते हुए बोलती है कि वह मैं यहाँ आंटी जी से मिलने आई थी। उसे इस तरह हकलाता हुआ देखकर रेहान फिर से गुस्से में बोलता है कि जब तुम मिलने आई थी तो मिल ली थी ना, फिर चली जाती तो तुम्हें यहाँ रुकने की क्या जरूरत है। वही उसकी बातों को सुनकर कारियारा को समझ नहीं आता कि वह क्या बोले, लेकिन फिर भी उसे कुछ तो जवाब देना था, वरना उसके सामने खड़ा ये जल्लाद उसे छोड़ने वाला नहीं है। कारियारा फिर से डरते हुए बोलती है कि वह मैं तो जा रही थी, पर आंटी जी ने मुझे रोक लिया, जिस वजह से मैं उन्हें ना नहीं कर पाए और मैं यहाँ रुक गई। वही मनीषा जी का तो मुंह देखने ही लायक था। वह भला इस लड़की को क्यों रोकेगी? जब से आई है उन्हें इरिटेट करके रख दी है। हर पल उनके आगे पीछे चापलूसी करते फिरती है। अब तक इन दिनों मनीषा जी को भी थोड़ा थोड़ा एहसास हो गया था कि क्या हद से ज्यादा इरिटेटिंग है और वह उसकी चापलूसी कर रही है। और दूसरी बात ये भी थी कि अब मनीषा जी कारियारा को बिल्कुल भी अपने बहू के रूप में पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उन्हें तो किया जैसी नायाब हीरा मिल गया था, तो भला वह कारा को उसके आगे क्यों पसंद करेगी। इस वजह से अब उनके देखने का नजरिया बिल्कुल ही बदल गया था। वही कारियारा की बातों को सुनकर रेहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह अपनी माँ की ओर देखता है। मनीषा जी बेचारी, वह तो कुछ बोल ही नहीं पाती। अगर वह कुछ बोलेंगी तो क्या जरूर उनके बेटे के कहर से नहीं बच पाएगी। वह क्या बोले उन्हें समझ नहीं आता है। अपनी माँ को इस तरह शांत देखकर रेहान को लगता है कि शायद उसकी माँ ने ही रोका होगा। वही रेहान बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह की हरकत करने की। जैसे ही क्यारा ये सुनती है तो उसका शरीर कांप जाता है, क्योंकि उसे अब समझ आ गया था कि रेहान क्या बोल रहा है। वैसे भी उसे अच्छे से पता था रेहान सब कुछ पता कर ही लेगा, जिस वजह से तो वह डर कर यहाँ बैठी हुई थी। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रेहान इतना सब कुछ इतनी जल्दी पता कर लेगा, क्योंकि उसे तो अभी यह पता ही नहीं था कि किया रेहान को छोड़कर जा चुकी है, और जब उसकी जिंदगी उससे दूर चली गई है तो भला वह ऐसे शांति से कैसे बैठा रह जाता। उसे तो सब कुछ पता करना ही था, जो उसने पता कर लिया था। वही क्यारा को कुछ न बोलता देखकर रेहान गुस्से से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? मैंने तुमसे कुछ पूछा, तुमने जो किया, क्या उसके लिए तुम्हें एक पल के लिए भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई उसकी बातों को सुनकर? अब क्या को बर्दाश्त नहीं होता। वह अपनी नजरें ऊपर करती है। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू था।
वो रोते हुए बोलती है कि मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर किसी और के साथ नहीं देख सकती हूँ। वही जैसे ही वह अपने मुंह से यह कहती है, यानी कि वह अपना जुर्म कबूल रही थी, रेहान की गुस्से का तो कोई ठिकाना नहीं रह जाता। वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, तुम कौन होती हो? मेरी जिंदगी का फैसला करने वाली। तुम मुझे पसंद करती हो तो पसंद करती होगी, लेकिन मैंने क्या कभी तुमसे कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? क्या मैंने तुमसे कभी यह कहा कि तुम मेरे पास आओ? क्या मैंने तुमसे ये कभी कहा कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में लाना चाहता हूँ? फिर यह गलतफहमी तुमने कैसे पाल रखी है? मैंने तो हमेशा तुमसे दूरी बनाकर रखी। फिर तुम ये कैसे कह सकती हो? उसकी बातों को सुनकर क्या रोते हुए बोलती है कि हाँ, तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं तो तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं देख सकती हूँ। वही मनीषा जी और राजेंद्र जी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर में क्या हो रहा है। ये लोग किसकी बातें कर रहे हैं और यह किसकी जिंदगी और किसकी बातें हो रही हैं। सुरेंद्र जी भी आश्चर्य से देख रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वह उनका बेटा किसकी बात कर रहा है, क्योंकि उन लोगों को तो अभी तक कुछ भी नहीं पता था। वही दादी जी दादाजी को सब कुछ बता दी थी, जिस वजह से उन्हें पता था कि आखिर में ये किसकी बातें कर रहे हैं और क्या हो रहा है। तभी मनीषा जी बोलती है कि रेहान बेटा, क्या बात है? तुम मुझे बताओ, आखिर में ऐसी क्या बात हो गई है? और क्या कियारा ने, आखिर में कौन सी बात है? और क्या ने क्या ऐसा कर दिया है? उसकी बातों को सुनकर रेहान अपनी माँ की ओर देखता है और कहता है, माँ, इस घटिया लड़की ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरा मुझसे सब कुछ छीन गया। ये कहते वक्त उसके दिल का दर्द उसकी जुबान पर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो वह अभी के अभी रो देगा। अपने बेटे को पहली बार उन लोगों ने इस तरह टूटते हुए देखा था। वहीं सुरेंद्र जी को भी अपने बेटे का ये दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा था। वह नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर में क्या बर्बाद हो गया। सुरेंद्र जी तुरंत ही रेहान के पास आते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे शांत कराते हुए बोलते हैं, रेहान, पहले तुम शांत हो जाओ और बताओ कि क्या हुआ, क्या कर दिया इस लड़की ने। रेहान का गला इस वक्त भर गया था। वह कैसे बताए कि उसकी जिंदगी, जिससे वह इतना प्यार करता था, इस घटिया लड़की की वजह से उसे छोड़कर चली गई है। वही क्यारा डर रही थी कि अगर इन लोगों को उसकी हकीकत पता चलेगी तो वह उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यारा का मन कर रहा था कि वह रेहान का मुंह बंद कर दे, पर उसकी इतनी हिम्मत कि वह उसकी ओर तो नजरें भी उठाकर नहीं देख सकती है, तो उसका मुंह कैसे बंद कर पाएगी। वह बस मन में ही सोच रही थी। वही अब रेहान खुद को नहीं संभाल पा रहा था, लेकिन वह किसी के सामने अपनी वह साइड नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए अभी भी कठोर बना खड़ा हुआ था। वही मनीषा जी घबराते हुए बोलती हैं कि बेटा बताओ ना, क्या बात है। वही रेहान बोलता है कि क्या इस घटिया लड़की ने अभी तक आप लोगों को कुछ नहीं बताया? वैसे भी बताएगी कैसे? कारनामे तो इसने किए हैं, तो कोई अपने गुनाह कैसे अपने मुंह से कबूलेगा? उसकी बातों को सुनकर क्यारा को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तभी रेहान कहता है कि माँ, इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वह इसके आगे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मनीषा जी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बर्बाद हो गया। अब उसे सच में अपने बेटे के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि वह बातों को क्यों गोल गोल घुमा रहा है। वह सीधी सीधी बात क्यों नहीं बता रहा है। दादी ने जब देखा कि रेहान अब बिल्कुल भी बोलने की कंडीशन में नहीं है, शायद वह इन तकलीफ भरे पलों को बयां नहीं कर पाएगा, इसलिए दादी खुद ही आगे बढ़ती हैं और कहती हैं कि बहू, तुम्हें नहीं पता है तुम्हारी इस लाडली चहेती दोस्त की बेटी ने क्या कुछ कर दिया है।
रेहान की जिंदगी में तूफान मचा हुआ है। अपनी सास की बातों को सुनकर अब मनीषा जी के आश्चर्य का और भी ठिकाना नहीं रहता है। क्या उनकी माँ को भी सब कुछ पता है? यानी दादा और दादी जी को सब कुछ पता है और वह कैसे माँ बाप हैं जो उन्हें कुछ भी नहीं पता है। मनीषा जी घबराते हुए जल्दी से अपनी सासू माँ के पास जाती हैं और उनका हाथ पकड़कर बोलती हैं, माँ बताए ना कि क्या हुआ। आखिर में रेहान ऐसा क्यों बोल रहा है? क्या सब कुछ बर्बाद हो गया? क्या हो गया है? क्या बर्बाद हुआ है? और क्या ने क्या किया है? वही दादी जी गुस्से से क्यारा की ओर देखते हुए बोलती है कि मैं तुमसे पहले ही बोल रही थी कि यह घटिया लड़की अच्छी नहीं है। ये बहुत ही चापलूस है। इसके अंदर से तो चापलूसी झलक झलक कर दिखती है, पर पता नहीं कैसे तुमने अपने आंखों में पट्टियां बांध रखी है जो तुम्हें इसकी चापलूसी नजर नहीं आती है। ये बहुत ही चालाक लोमड़ी है। इसने ऐसी सेटिंग की कि हमारी किया बेटी ने रेहान को गलत समझ लिया और वह हमेशा हमेशा के लिए रेहान को छोड़कर चली गई। जैसे ही मनीषा जी यह सुनती है तो वह अवाक सी रह जाती हैं। अभी तक जो उनके हाथों की पकड़ अपनी माँ के हाथों पर कसी हुई थी, वह अचानक से छूट जाता है और मनीषा जी का हाथ ऐसे नीचे झूलता है जैसे मानो उनके अंदर जान ही नहीं रही हो। वह एकदम खामोश हो जाती हैं। लेकिन कुछ देर बाद वह खुद को संभालते हुए बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। यह ऐसी नादानी नहीं कर सकती है। उसे पता है ना कि मेरा बच्चा उसे कितना ज्यादा प्यार करता है। वो तो बचपन से ही उसे प्यार करता है। मैंने अपने बच्चे के आंखों में दर्द देखा है, हर पल का दर्द, और जब से वह उसकी जिंदगी में आई है मैंने अपने बच्चे को मुस्कुराता हुआ देखा है। वो ऐसे कैसे बिना कुछ सोचे समझे छोड़कर जा सकती है? फिर वह गुस्से से क्यारा की ओर देखती हैं और बोलती हैं कि तुमने ऐसा क्या कर दिया? तुमने ऐसा क्या किया? मेरे बच्चों की जिंदगी में क्यों जहर घोर दी? तुम यहाँ क्यों आई थी? मुझे नहीं पता था, लेकिन अब मुझे सब समझ में आ रहा है कि तुम यहाँ मेरे बच्चों की जिंदगी में जहर घोरने आई थी। आज सच में मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैं तुम जैसी लड़की को अपनी बहू बनाने की सोच रही थी। अच्छा हुआ कि भगवान ने मुझे किया जैसी बच्ची से मिला दिया, वरना मैं तो तुम्हारी हकीकत कभी भी ना देख पाती और तुम मेरे घर आने के बाद हम लोगों की जिंदगी को नर्क बनाने में कोई कसर ना छोड़ती। इस समय क्या को उनकी बातें तीर की तरह चुभ रही थी। वो ऐसी नहीं थी, वह बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, लेकिन वह ऐसी बन गई। आज अपने स्वार्थ में ऐसी बन गई। उसने प्यार ही तो किया था, कौन सा गुनाह किया था? क्यों उसे सब लोग गलत समझ रहे हैं? कारियारा की आंखों में आंसू था। वह आंसू भरी आंखों से मनीषा जी को देख रही थी। वह मनीषा जी को बहुत मानती थी और वह बचपन से ही उनके पास खेलते हुए बड़ी बड़ी हुई थी। लेकिन आज उसने अपने स्वार्थ में आकर यह सब क्या कर दिया? उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और जब उसके माँ और डैड को पता चलेगा कि उसने क्या किया है तो वह लोग भी उससे बहुत ज्यादा नाराज होंगे। पर वह क्या करें? वह अपने प्यार के हाथों मजबूर थी। वह बिल्कुल भी रेहान के पास किसी को नहीं देख सकती थी। लेकिन बात अब यह नहीं है यार, यह सच में यहाँ कारियारा के साथ गलत हुआ या सही हुआ? वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या कारियारा के साथ गलत हुआ? क्या ऐसा करने से कारियारा रेहान को पा सकती है? आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर देना कि क्या ये करना कारियारा के लिए सही था या गलत था। वहीं मनीषा जी गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती हैं कि कारियारा, अब तुम बताओ मुझे सब कुछ। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि तुमने ऐसा क्या कर दिया जिस वजह से मेरे बच्चे की जिंदगी ऐसे दर्द भरी हो गई। तुम वाकई में एक घटिया लड़की हो। मैंने तुम पे बचपन से ही अपना प्यार लुटाया है। मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती थी, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज के बाद तुम मेरी नजरों के सामने कभी मत आना।
मैं अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं अपने बेटे के खिलाफ किसी को भी नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ, चाहे वह मेरी अपनी दोस्त ही क्यों ना हो। और हाँ, अब तुम्हें हमसे रिश्ता रखने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुमने हमारे बेटे की जिंदगी में जहर ही घोर दिया है, तो भला हम तुमसे किसी तरह का रिश्ता क्यों रखेंगे। निकल जाओ, इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हारा चेहरा भी देखना बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मनीषा जी इस समय बहुत ज्यादा हाइपर होने लगी थी, जिस वजह से सुरेंद्र जी दौड़कर मनीषा जी के पास जाते हैं और उसे शांत करते हुए बोलते हैं कि प्लीज तुम शांत हो जाओ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम इस तरह से हाइपर होगी तो तुम्हारी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी, इसलिए अभी तुम शांत रहो। वहीं सुरेंद्र जी को भी इस समय क्या पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह कैसे उनके बेटे की जिंदगी को कंट्रोल करने चली थी। क्या वह कोई खिलौना था जिसे वह प्यार करती है तो वह हासिल कर लेगी। अरे जब सामने वाला उसे प्यार नहीं करता है तो वह कैसे उसे जबरदस्ती अपने से प्यार करने को मजबूर कर सकती है। वहीं रेहान तो बस शांति से खड़ा सारा नजारा देख रहा था। इस वक्त उसे अपने दिल में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। अब वह और कुछ करने के मूड में नहीं था। उसे बस ऐसा लग रहा था कि मानो वह यहीं पर फूट फूट के रोने लगे और अपना सारा दुख दर्द अपने माँ बाप से बांट ले। लेकिन वह बचपन से ही एकदम से सख्त बना रहा था, इस वजह से वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। वहीं रेहान अब गुस्से से कैरा की ओर देखता है और बोलता है कि तुम तुरंत यहाँ से मेरी आंखों के सामने से दूर चली जाओ, वरना मैं कुछ ऐसा कर बैठूंगा जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन रेहान उसे इतनी आसानी से माफ करने वाला नहीं था। ये तो बस अपने घर वालों की वजह से वह अपनी दूसरी साइड उन्हें दिखा नहीं रहा था। लेकिन कारियारा को क्या पता जैसे ही वह यहाँ से बाहर जाएगी उसके साथ क्या होगा। उसे तो बिल्कुल भी कोई अंदाजा नहीं था। वह डरते हुए वहां से तुरंत ही निकल जाती है। वही दादी जी भी उसे बोलती है कि घटिया लड़की अब यहाँ दोबारा मत आना, हम तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहते हैं, तुम्हारी वजह से कितना कुछ बर्बाद हो गया। प्यारा इस वक्त रोते हुए वहां से जा रही थी। वह वहां से निकलकर तुरंत ही बाहर की ओर दौड़ जाती है। वहीं कोई भी गार्ड उसे नहीं रोक रहे थे और वह सब अजीब नजरों से कैरा को देख रहे थे। अब तक कैरा ने अपनी एक अच्छी छवि बना रखी थी। ये सारे गार्ड उसे पहले से ही पहचानते थे क्योंकि यह पुराने गार्ड थे। इस वजह से वह कैरा को अच्छे से पहचानते थे, पर वह बिल्कुल रोबोट की तरह अपनी जगह पर खड़े थे। कारियारा जैसे ही मेन गेट से बाहर निकलती है, अभी वह कुछ दूर चल ही पाती कि तभी अचानक से उसके सामने एक वैन आती है और उसमें से दो लोग नीचे उतरते हैं। वह कारियारा को तुरंत ही उस वैन में घसीट लेते हैं। कारियारा को वैसे भी अभी कोई सुध-बुध नहीं था। वह तो ये भी भूल गई थी कि वह अपनी गाड़ी से आई है जो कि पार्किंग में पार्क है। लेकिन वह सुध-बुध खोए वहां से पैदल ही निकल आई थी और जैसे ही वह बाहर आई तो एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी और उसे अंदर खींच ले गई। अब ये कौन था? ये तो आप लोग समझ ही चुके थे। जी हाँ, ये रेहान के लोग थे जो उसे लेकर अब उसके डाक विला जाने वाले थे, क्योंकि क्यारा की पनिशमेंट इतनी कम तो नहीं होने वाली है कि बस घर से कहाँ निकल जाओ, और वह आराम से निकल गई। अब जब उसने ऐसी हरकत की है तो रेहान उसे छोड़ने वाला नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि वह रिश्तों की अहमियत रखता है, इसलिए वह उसे जान से तो नहीं मारने वाला है, लेकिन वह उसे ऐसी पनिशमेंट देगा जिससे उसके दर्द का एहसास उसे भी होगा। उसने उसे कितना तकलीफ पहुंचाया है, उसने उससे उसकी जिंदगी छीन ली है, तो अब उसे भी तो थोड़ा दर्द का एहसास हो। बस इसी वजह से रेहान ने उसे किडनैप करवा लिया था। वही क्यारा जैसे ही उनके हाथ लगती है तो वह जोर जोर से छटपटाने लगती है। अचानक से वह अपनी होश में आती है। अब उसे अपनी जिंदगी के लिए डर लगने लगता है। उसे नहीं पता था कि उसे किन लोगों ने उठा लिया है।
वह जोर जोर से छटपटाते हुए चिल्लाती है कि कौन हो तुम लोग? तुम लोग मुझे नहीं जानते हो। देखो तुम मुझे छोड़ दो वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। वह बार बार चिल्लाए जा रही थी जिससे इरिटेट होकर वह लोग उसके मुंह पर टेप लगा देते हैं, जिससे अब क्या कुछ नहीं बोल पा रही थी, पर वह अपना हाथ पैर अभी भी पटक रही थी। वहीं दूसरी ओर घर के अंदर मनीषा जी रेहान की ओर देख रही थी। इस समय हाल में पूरी तरह से शांति पसरा हुआ था। वहीं रेहान भी शांत था। तभी अचानक से सुरेंद्र जी बोलते हैं कि बच्चा तुम शांत रहो, तुम परेशान ना हो, ये तुमसे दूर नहीं जा सकती है, हम मिलकर उसे ढूंढेंगे। वह जरूर तुमसे नाराज हुई होगी, जिस वजह से वह तुमसे बात नहीं कर रही होगी। उसकी बातों को सुनकर रेहान अपने रूंधे हुए गले से बोलता है कि नहीं डैड, वह सच में मुझे छोड़कर चली गई है क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से लगातार उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी मैं उसे नहीं ढूंढ पाया। पता नहीं वह कहाँ चली गई। हम में से किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि उसके घर में भी किसी को नहीं पता है कि वह कहाँ गई। बस वह अपनी माँ से इतना ही कहकर गई है कि उसे यहाँ से दूर जाना है और उसे कुछ रिलैक्स चाहिए, इसलिए वह जा रही है। जब उसकी मर्जी होगी वह आ जाएगी, उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। लेकिन मुझे पता है कि वह सिर्फ यह अपनी माँ को तसल्ली देने के लिए कह कर गई है। वह बिल्कुल भी नहीं आएगी। वह मुझे छोड़कर जा चुकी है। मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। प्लीज डैड, आप उसे ढूंढिए। वही अपने बेटे को इस तरह टूटा हुआ देखकर सुरेंद्र जी से बर्दाश्त नहीं होता। वह तुरंत ही उसे अपने गले से लगा लेते हैं। अब रेहान की आंखों से आंसू की 2 बूंद छलक जाती है जो सीधे सुरेंद्र जी के कंधे पर गिरता है। उसकी गर्माहट को महसूस कर सुरेंद्र जी की आंखें बंद हो जाती है। आज पहली बार उनका बेटा रोया है। उनका दिल जो कि पत्थर का था वह भी पिघल गया। एक पल के लिए उन्हें ऐसे लगा जैसे मानो उनके सीने से उनका दिल धड़कना ही भूल गया हो। यह एहसास बहुत ही दर्द पहुंचाने वाला था जब उनका जवान बेटा उनके सामने इस तरह टूटा हुआ था। वहीं मनीषा जी अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह अपने बेटे को अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करती थी। वह अपने बेटे के लिए ही तो इतनी मुश्किलों से बचकर यहाँ तक पहुंची हैं। और आज उनके बेटे की ऐसी हालत है, वह कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं? वह रेहान को पीछे से ही गले लगाते हुए बोलती हैं कि बच्चा तुम फिक्र ना करो कि यह जहाँ कहीं होगी मैं उसे ढूंढ लाऊंगी। ये तुम्हारी माँ का वादा है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े पर मैं किया को ढूंढ लाऊंगी। बस तुम इस तरह से मत टूटो। अगर तुम टूट गए तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। वही अपनी माँ की ऐसी बातों को सुनकर एक पल के लिए रेहान ठिठक जाता है। उसने तो अपनी माँ के बारे में ही नहीं सोचा। वह कैसे इनके सामने अपना इमोशन इस तरह से शो कर सकता है। उसे अच्छे से पता था उसकी माँ उसे कितना ज्यादा प्यार करती है और उसे इस हाल में देखकर उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। वह तुरंत ही अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं ठीक हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं ढूंढ रहा हूँ। आज नहीं तो कल मैं उसे ढूंढ ही लूंगा, बस थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा। वहीं मनीषा जी अपने बेटे को तसल्ली देते हुए बोलती है कि बेटा तुम फिक्र ना करो, मैं उसे ढूंढ लूंगी। वो जहाँ कहीं भी होगी मैं उसे जरूर ढूंढ कर तुम्हारे पास लाऊंगी। ये तुम्हारी माँ का तुमसे वादा है। रेहान को पता था कि उसकी माँ कितनी ज्यादा पावरफुल है। अगर वह कोशिश करेगी तो शायद हो सकता है वह किया तक पहुंच जाए। वह रेहान अब यहाँ और रुककर इन लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था। वह तुरंत कहता है कि माँ मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मुझे अभी कुछ काम है। इतना कहकर वह एक पल भी नहीं रुकता, न ही एक बार भी पीछे मुड़कर देखता है। वह सीधे अपने फ्लो पर चला जाता है।
वहीं मनीषा जी और वहां खड़े सुरेंद्र जी को अच्छे से पता था कि इस वक्त उनका बेटा खुद को संभाल नहीं पा रहा है और वह उनके सामने इस तरह से कमजोर नहीं पड़ना चाहता है, जिस वजह से वह यहाँ से चला गया। मनीषा जी का दिल टुकड़ों में बट रहा था। अगर उन्हें थोड़ा भी अंदाजा होता कि वह घटिया लड़की उनके बेटे की जिंदगी में इस तरह ग्रहण लगाने आई है तो वह तो उन्हें दुनिया से भी हटाने में एक पल के लिए ना सोचती। वह अपने परिवार और अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। उसके लिए तो वह अपनी जान भी दे सकती हैं। तो किसी की जान लेना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि वैसे भी वह एक वक्त की माफिया क्वीन रह चुकी हैं, इसलिए उन्होंने बहुत खून बहाया है। लेकिन जब बात उनके परिवार की है तो वह आज भी उस जगह को बरकरार रख सकती हैं। उन्होंने सोच लिया था कि कारियारा का किया उसके परिवार को भी भुगतना होगा। भले ही वह उसकी दोस्त है, पर उसके बच्चे से बढ़कर नहीं हो सकती हैं। और वैसे भी इनके अंदर इनके बीच कोई खास ऐसी दोस्ती नहीं थी जिस पे वह एक दूसरे के लिए जान छिड़के। ये तो एक बिजनेस फ्रेंड थे। उनके बिजनेस के साथ उनका अच्छा बनता था, बस इस वजह से उनकी दोस्ती भी अच्छी थी। वहीं दूसरी ओर वक्त धीरे धीरे बीत रहा था और आज वह कॉन्सेप्ट का दिन भी आ जाता है। चारों तरफ का माहौल बहुत ही ज्यादा गर्म था। मॉरिशस में तो भीड़ मची हुई थी। पब्लिक की इतनी ज्यादा भीड़ थी, कॉन्सेप्ट की जगह पहले दूसरी रखी गई थी। लेकिन जैसे ही वहां की भीड़ का अंदाजा लगाया गया और जिस तरह से वहां बाहरी लोग भी आ रहे थे, उसे देखते हुए अब उन्हें एक बड़ी जगह का डिसाइड किया और यह जगह वहां के एक बड़े फुटबॉल मैच का ग्राउंड था जो कि सिटी से बाहर एक खाली जगह पर बना हुआ था। ये जगह उन लोगों ने इसलिए डिसाइड किया जिससे सिटी में रहने वाले लोगों को बिल्कुल भी परेशानी ना हो और बाहरी देशों से आने वाले लोग उधर से ही आए और उधर से ही निकल जाएं। सिटी में उनकी एंट्री ना हो, जिस वजह से वहां के लोग सुरक्षित रहेंगे। उसका यह निर्णय बाकी सभी लोगों को भी अच्छा लगा और सिटी की जनता भी उसके इस निर्णय से बहुत ज्यादा खुश थी। अब उन्हें यकीन हो गया था कि उनकी यह आइडल बहुत ही ज्यादा अच्छी है, जो अपने इस समय भी उसने अपना ना देखकर यहाँ के लोगों का ख्याल रखा। इसलिए उनके दिल में अब वह और ज्यादा उतर चुकी थी। वहीं जैसे कॉन्सेप्ट का समय नजदीक आ रहा था, वहां लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। चारों तरफ बहुत ही ज्यादा शोरगुल था। सबके जवाब पर बस एक ही बात थी कि वह लोग आज सिर्फ सरगम को लाइव देखने के लिए आए हैं। वह देखना चाहते थे कि वह कैसी है, वह फिगर जिसे वह सिर्फ आज तक अपने सपनों में ही इमेजिन कर सकते थे। वह लोग अपने इस आइडल का कई तरह से अपने मन में तस्वीर बनाते और फिर उसे खारिज करते कि नहीं, वह ऐसी नहीं होगी, वह वैसी नहीं होगी। लेकिन अब जब आज उन्हें सामने से देखने का मौका मिला तो वह खुद को नहीं रोक पाए। कई देशों से यहाँ लोग आए हुए थे, इसी में इंडिया से भी यहाँ पर लोग आए हुए थे। इंडिया में उसके गाने बहुत ही ज्यादा फेमस थे क्योंकि उसके गाने की कुछ शैली इंडियन टाइप की थी, जिस वहाँ के लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे। और इसी भीड़ में रजत और तारा और उसके दोस्त भी शामिल थे। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जैसे ही यह न्यूज़ वायरल हुई थी कि सरगम लाइव कॉन्सेप्ट करने वाली है, तो वह लोग भी जो कि सरगम के बहुत बड़े फैन थे, वह लोग तो दीवाने थे उसकी आवाज के। वह भी खुद को नहीं रोक पाए और वह लोग भी यहाँ आ पहुंचे। इस समय तारा बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि पिछले कई दिनों से उसका बहुत ही खराब कंडीशन चल रहा था। उसकी पॉकेट मनी भी बंद हो चुकी थी और वह जो गुंडे उसका वीडियो बना लिए थे, वह उसे बार बार ब्लैकमेल करके उसे पैसे हत्ते रहते थे, जिस वजह से उसके पास रखी गई उसकी जमा पूंजी भी अब खत्म हो रही थी और उसका मूड इस समय बहुत ही खराब हो चुका था।
लेकिन जैसे ही उसने सुना कि सरगम लाइव आने वाली है तो उसने अपने मूड को ठीक करने के लिए यहाँ आना ठीक समझा, और वहीं उसका पूरा खर्चा रजत उठाने वाला था। इस वजह से वह और भी ज्यादा खुश हो गई, और जहाँ बात पैसे की हो भला वहाँ तारा खुश क्यों नहीं होगी। वह लोग भी यहाँ एंजॉय करने के लिए पहुँच गए थे, अपने आइडल को देखने के लिए, लेकिन उन्हें क्या पता था जिन्हें वह अपना अपना आइडल समझ रहे हैं वह उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है, जिनके हाथों जल्दी ही उनका भी खात्मा होने वाला है। बहुत हो गया इन लोगों को फ्री इस तरह आजाद घूमते हुए, अब इनका वक्त भी तो आने वाला था। तो वह कैसे आने वाला है ये तो आगे के एपिसोड में आपको पता ही चल जाएगा। फिलहाल चलिए चलते हैं कॉन्सेप्ट की जगह पर। तो यहाँ पर हम ज्यादा कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं बताएंगे, ना ही वहाँ की भीड़ और पब्लिक के बारे में, और ना ही कुछ भी। अब सीधा डायरेक्ट हम कॉन्सेप्ट को शुरुआत करते हैं। एक बड़े स्टेज पर जहाँ किया के सारे दोस्त पहले से ही खड़े थे अपनी पोजीशन पर, उनके हाथों में गिटार था और वह अपनी पोजीशन लिए खड़े हुए थे। तभी वहाँ एक फोकस लाइट पड़ती है जिसपे से पर्दे के पीछे से सरगम सबके सामने आती है। वही जैसे ही सरगम सबके सामने आती है तो पब्लिक में एक बार जोर से शोर मच जाता है। सरगम सरगम सरगम, चारों तरफ बस सरगम सरगम की ही आवाज गूंज रही थी। सभी के जबान पर बस वही एक आवाज था। आज ऐसा पहली बार हुआ था जब वह लोग सरगम को अपनी आंखों से देख रहे थे। देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि सरगम जो कोई भी है वह बहुत ही कम उम्र की लड़की है। उसका फिगर बहुत ही अट्रैक्टिव है, उसके चेहरे पर मास्क लगा था पर उसकी नीली आंखें सबको दिख रही थी जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। उसका गोरा सा चेहरा सबकी आंखों के सामने था। देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि सरगम वाकई में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होगी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी आइडियल इतनी ज्यादा प्यारी है। अब तो वहां उसके चाहतों की और भी ज्यादा धूम मच जाती है। वहीं पब्लिक इतनी ज्यादा थी कि जगह जगह पर बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन लगाए गए थे जिससे सभी लोग आराम से सरगम को देख सके। ये सारी व्यवस्था किया ने पहले ही करवा रखी थी जिससे वहां के लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। आखिर में वह इतनी दूर से उसे देखने के लिए ही तो आए हैं, और जिस तरह यहाँ पब्लिक भरी हुई है तो उसे देख पाना तो मुश्किल ही होगा। इसलिए उसने वहां बड़े बड़े स्क्रीन लगवा दिए थे जिससे उसे आराम से देख सके। वही वह शोर शुरू होता है। जैसे ही गिटार की धुन उनके कानों में पड़ती है, इतना ज्यादा शोर था वह एक ही पल में शांत हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे मानो वहां अगर कोई सुई भी गिरा दे तो उसकी आवाज सबको सुनाई पड़ जाएगी। इतना तो कोई नेता नहीं, ये कह लो कि कोई चहेता नेता भी भाषण देने के बाद शांत कराता होगा तब भी शांति नहीं आती है। किया के गिटार के एक धुन ने कर दिया था। फिर किया अपना धुन बजाना शुरू करती है। उसका साथ देते हुए उसके दोस्त जो पिछले 10 दिनों से उसके साथ प्रैक्टिस कर रहे थे वह भी अपना अपना गिटार बजाना शुरू कर देते हैं। ये धुन इतनी प्यारी थी कि सबका मन मोह लेती है। तभी किया गाना शुरू करती है। गाने के बोल में सबसे पहले लाइन पर था, एक मासूम सी लड़की, बहुत ही भोली भाली सी, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और प्यारी सी, उसकी हंसी की खिलखिलाहट और उसकी मस्ती। जैसे ही यह बोल लोगों के कानों में जाती है वैसे ही लोगों की भावनाएं भी उस गाने के साथ जुड़ जाती है, और अब सब अपने अपने मन में वही चीज महसूस कर रहे थे जो किया गाने में बोल रही थी। ऐसे लग रहा था मानो उसके गाने ना हो, उसके गाने की बोल ना होकर वह किसी के सामने एक मूवी का पूरा दृश्य दिखा रही है। और फिर उस लड़की का कॉलेज जाना और अपनी पढ़ाई शुरू करना, फिर उसे किसी से प्यार होना, और प्यार के वह हर खट्टे मीठे एहसास, वह हर एक पल जो कोई भी लड़का और लड़की जीना चाहेंगे, वह हर एक प्यारा प्यारा पल जब वह एक दूसरे के साथ अपने प्यार का एहसास करते हैं। उसकी आवाज इतनी ज्यादा मीठी थी और धुन इतना ज्यादा प्यारा था जिसे सुनकर सबकी आंखें बंद हो जाती है, और एक पल के लिए वहां बूढ़े से लेकर जवान तक सभी अपने प्यार की दुनिया में खो जाते हैं। इस वक्त उन्हें ऐसा लग रहा था कि प्यार का यह एहसास वह खुद जी रहे हैं।
गाने के बोल के साथ साथ वह खुद को उसमें उतार रहे थे। सारी पब्लिक ऐसे लग रहा था कि उस दुनिया में उतर गई है और वह अपने पार्टनर के साथ प्यार के अनमोल पल को जी रही है। फिर तभी अचानक से म्यूजिक चेंज हो जाता है और अचानक से उसके सामने गाने के बोल बदल जाते हैं। आगे के बोल अब खतरनाक हो गए थे। उसमें उस बेइंतहा प्यार करने वाली लड़की को अपने पार्टनर के द्वारा दिए गए धोखे का वर्णन होता है, जिसमें वह उसे उसकी ही बहन के साथ चीट कर रहा था और वह उसे धोखा दे रहा था। ये सब इतनी जल्दी बस एक ही सेकंड में चेंज हुआ कि अचानक से सबका मूड उसी तरह फिर से चेंज हो गया। ऐसे लग रहा था मानो किसी ने इतनी बड़ी पब्लिक को हिप्नोटाइज कर लिया हो। वहां ग्राउंड में जितने भी लोग बैठे थे उन सबका माइंड बस एक ही सेकंड में चेंज हो चुका था और अब वह उस बोल के साथ उस पल को एहसास कर रहे थे जब उसने उसे कैसे धोखा दिया और कैसे उसके साथ फ्लर्ट करता रहा। फिर कैसे उसने उसकी दोस्त के साथ अपना रिलेशन बनाया और फिर कैसे वह उसे अपने प्यार के जाल में फंसा रहा था। धीरे धीरे कर एक एक पन्ना उस लड़की के सामने खुल रहे थे, जिस वजह से उसका दिल टुकड़ों में बिखर रहा था। ये सब सारे एहसास अब वहां बैठी पब्लिक खुद में एहसास कर रही थी। उनकी आंखों से अब आंसू भी बहना शुरू हो गया था। वही हर एक दर्द को किया बारीकी से अपने गाने के जरिए बता रही थी। हर एक दर्द, हर एक पल, हर एक एहसास को जिसने उसने खुद जिया था। हाँ, यहाँ बैठी पब्लिक को नहीं पता था कि यह उसकी अपनी जिंदगी की कहानी थी। हाँ, आज की यह अपनी जिंदगी की कहानी को ही बता रही थी, लेकिन वह उन दर्दों को एहसास कर सकते थे। वह उसे फील कर रहे थे। फिर अचानक से गाने का म्यूजिक फिर से चेंज होता है और फिर उन लोगों का धोखा उस लड़की के सामने आ जाता है, जिस वजह से उस लड़की का रोना, उसका बिलखना, उसका दर्द से तड़पना, उसके दिल के हजारों टुकड़े एक एक कर सारे पन्ने उनके सामने खुलता है। और उस लड़की का बेइंतहा दर्द, उसके दिल का पछतावा कि उसने क्यों ऐसे लड़के से प्यार किया। सारे लोग इस दर्द को महसूस कर सकते थे। वहां बैठी पब्लिक के आंखों में आंसू था। कोई भी ऐसा नहीं था जिसके आंखों में आंसू ना हो। ऐसे लग रहा था मानो वह धोखा, वह दर्द वह खुद ही फील कर रहे हैं। म्यूजिक के साथ साथ गाने की बोल भी इतनी लाजवाब थी कि ऐसे लग रहा है मानो उनके सामने कोई गाना नहीं बल्कि एक वीडियो चलाया गया हो, जो वह देख रहे हैं अपनी आंखों से। अपनी खुली आंखों से सारा सीन एक एक कर बारी बारी से उनके सामने चल रहा है। वही अचानक से फिर सीन चेंज होता है और उस प्यारी और मासूम सी लड़की के उस बॉयफ्रेंड का धोखा सामने आता है और उसकी सौतेली बहन का धोखा उसके सामने आता है। और सब कुछ जानते हुए भी वह लोग बेशर्मों की तरह उस पर हंस रहे थे। वह कितनी बड़ी बेवकूफ थी। उसका मन इस वक्त कर रहा था कि वह इन्हें जान से मार डाले। वह लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले ही वह कुछ कर पाती कि वह लोग उसे पकड़ लेते हैं। और अब उसके साथ वह क्या करने वाले हैं? क्या वह उसे खुद को बचा पाएगी या फिर वह लोग उसके साथ कुछ बुरा करेंगे? फिर अचानक से म्यूजिक चेंज होता है और फिर वहां एक भयानक म्यूजिक चलने लगती है और वही किया कि आवाज में डर, घबराहट और बहुत सारे ऐसे इमोशन एक साथ आते हैं जिसे सुनकर वहां बैठे सभी के दिलों में वही इमोशन जाग जाते हैं। ऐसे लग रहा था मानो वह खुद को फील कर रहे हो, वह खुद को उस सिचुएशन में रखकर देख रहे हो। उनके सामने वही सिचुएशन थी जब उन लोगों ने किया को पकड़कर अपने पास कैद कर लिया था। लेकिन इसी के साथ ही जैसे ही पूरी पब्लिक उस सिचुएशन में पहुंची और अब उस लड़की के साथ क्या होने वाला है? क्या उस लड़की की जिंदगी बच पाएगी? क्या वह उनकी कैद से भाग पाएगी या फिर उसके साथ आगे क्या होगा? और फिर क्या वह लड़की अपना बदला ले पाएगी? लेकिन इन्हीं सब प्रश्नों के साथ किया अपने गाने को रोक देती है। यानी यहाँ पर उसका ये गाना खत्म हो गया था। उसके गाने रोकने के बाद भी 10 मिनट पूरी हाल में सन्नाटा पसरा हुआ था। सब लोग यही सोच रहे थे कि अब आगे क्या होगा और अब सरगम आगे गाने वाली है। अब सरगम आगे क्या गाएगी?
अब क्या होगा? लेकिन सरगम तो आगे कुछ कर नहीं रही थी। सब अपनी आंखें बंद किए हुए थे। लेकिन धीरे धीरे कर जब सभी अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि सरगम खामोशी से वहां खड़ी है और म्यूजिक भी बंद हो चुका है। यानी क्या ये गाना इतने में ही खत्म हो गया? क्या इसके आगे नहीं है? तभी अचानक से हिप्नोटाइज हुए वो सारे लोग जैसे एकाएक उस सम्मोहन शक्ति से छूटते हैं और फिर अचानक से वहां शोर होना शुरू हो जाता है कि सरगम आगे गाओ, आगे क्या हुआ? उस लड़की के साथ क्या हुआ? आगे क्या है? तभी सरगम की एक प्यारी सी आवाज वहां पर गूंजती है कि प्लीज आप लोग शांत हो जाओ। बस इतना कहना था कि पूरा का पूरा ग्राउंड एकदम से साइलेंट हो जाता है। उसका बोलना ही था कि वहां पे ऐसे साइलेंट छा जाता है जैसे लाखों करोड़ों लोग वहां ना बैठकर वहां कोई ना हो। पूरा का पूरा ग्राउंड खाली हो। वहां पर बस लोगों के सांसें लेने की आवाज ही सुनाई पड़ रही थी। उन लोगों को ऐसे लग रहा था कि अगर वह शांत ना हुए तो वह सरगम की बातों को नहीं सुन पाएंगे और वह उसे मिस नहीं करना चाहते थे। कंडीशन यह नहीं थी। कंडीशन बस इतनी सी नहीं थी। यहाँ तो हाल ये था कि दुनिया भर में टीवी पर उसे लाइव देख रहे लोग भी अपने मुंह को इस तरह से बंद कर लिए थे जैसे अगर उन्होंने एक भी बार सांस भी ली तो आगे सरगम जो बोलेगी वह सुन नहीं पाएंगे। वहीं उसे लाइव देख रहे बहुत से नेता और पॉलिटिशियन वह तो उसकी सराहना दिल ही दिल में करने लगे, उनसे एम्पायर करने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि किसी के एक लफ्जों में इतनी ताकत होती है। कोई कितना बड़ा किसी का चहेता नेता क्यों ना हो, चाहे पूरी दुनिया उसे बहुत ज्यादा मान सम्मान देती हो, लेकिन फिर भी उसे चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ फाड़ कर कहना पड़ता है कि कृपया कर दोस्तों आप लोग शांत रहिए। भाइयों एवं बहनों एवं सज्जनों आप लोग शांत रहिए। आगे जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ वह आपके फायदे की है। तब जाकर वहां पर कुछ सन्नाटा छाता है। वरना पब्लिक ऐसी चीज है कि अगर वह वहां हो तो बातें होना तो जरूरी है। लेकिन यहाँ तो उन सब की आंखें इस नजारे को देखकर फटी की फटी रह जाती है कि कैसे बस उसके एक शब्द बोलने पर ही पूरी जनता खामोश हो चुकी थी। वह तो दिल ही दिल में बोल रहे थे कि यार इसे एक सिंह ना होकर कोई नेता होना चाहिए था। उसके एक इशारे पर पूरी की पूरी सत्ता ही पलट जाती। वह लोग तो मन ही मन किया कि सराहना करने से अपने आप को नहीं रोक पा रहे थे। वही तभी किया बोलती है कि शांत हो जाए आप लोग। ये सिर्फ इस गाने का पहला पार्ट है। जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया था कि यह 3 पार्ट में आने वाला है। अभी आपने स्टोरी का पहला पार्ट ही सुना है, बाकी दूसरी और तीसरी स्टोरी आने बाकी है। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जल्दी ही दूसरी और तीसरी स्टोरी भी आपके सामने होगी। सो आप लोग अभी बस इतना एंजॉय कीजिए और मैं जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट बनाकर आपके सामने लाऊंगी। तब तक के लिए आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। उसकी बातों को सुनकर एक बार फिर से ग्राउंड में जोरों की आवाज आने लगती है कि नेक्स्ट एपिसोड आप कब लाने वाली है। सभी के जमा पर बस यही शब्द थे। वही बाकी की पब्लिक जो टीवी पर ये लाइव शो देख रहा था, उनकी जुबान पर भी यही शब्द थे। वह भी जानना चाहते थे कि आखिर आगे का पार्ट कब आएगा। क्या ये भी पिछली बार की तरह ही होगा? क्या उन्हें अब महीनों इंतजार करना पड़ेगा? क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था सरगम साल में बस 2 से 3 गाने ही लॉन्च करती है। तो ये सोचकर ही उन्हें बेचैनी होने लगती है। वह इतना ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं। सभी लोग जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि प्लीज सरगम प्लीज, हम इतना इंतजार नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहना शुरू कर देते हैं कि अरे यार आगे का सुनाओ, नहीं तो मेरी तो जान ही निकल रही है, मुझे आगे का सुनना है। कोई तो कहने लगा था कि अरे मैं खाना ही नहीं खा पाऊंगा, मुझे आगे की स्टोरी सुननी है, प्लीज आप जल्दी करो। वहीं उन लोगों की बातों को सुनकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। फिर सरगम सबको शांत करते हुए बोलती है कि प्लीज आप लोग शांत हो जाए।
मैं इस नेक्स्ट पार्ट को जल्दी ही लाने वाली हूँ। तभी सब लोग चिल्लाना शुरू करते हैं कि प्लीज आप डेट बता दीजिए, नहीं तो हम सुकून से नहीं रह पाएंगे, हमें सांस लेने में भी मुश्किल होगी। उन लोगों की ऐसी चटपटी सी बातों को सुनकर अब सरगम को भी हंसी आने लगती है। वह क्या कहे इन लोगों को, उसे तो खुद भी नहीं पता है कि वह नेक्स्ट पार्ट कब ला पाएगी। लेकिन फिर भी वह उन्हें इस तरह निराश नहीं करना चाहती थी। तो वह कहती है, ठीक है, मैं अगले हफ्ते इसका नेक्स्ट पार्ट लॉन्च करूंगी। जैसे ही उसका ये कहना था कि पूरे ग्राउंड में जोर जोर से सीटियों और तालियों की आवाज गूंज जाती है, क्योंकि सभी को नहीं यकीन था कि इसका नेक्स्ट पार्ट उन्हें इतनी जल्दी सुनने को मिलेगा। ये तो बस ऐसे ही बीत जाएंगे, एक हफ्ते क्या होते हैं। अब सब बहुत ज्यादा खुश थे। वो लोग सभी दिल से सरगम को थैंक्स कहने लगते हैं। वो लोग बोल रहे थे कि थैंक यू, तो आपने हमारे लिए इतना सोचा, नहीं तो हमें अच्छे से पता है आप अपने गाने साल में सिर्फ 2 से 3 बार ही लाती हैं, लेकिन आपने हमारे लिए इतनी जल्दी इसे लाने को चुना है। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा आपका गिफ्ट होगा। हम आपके इस एहसान को हमेशा याद रखेंगे। आप हमारे लिए हमारी सबसे बेस्ट आइडियल हो, जिसे अपने फैन की परवाह है। जितने ताली की गूंज और सीटियों की आवाज उस मैदान में गूंज रही थी, उससे कहीं ज्यादा दुनिया भर के घरों में शोर गूंज रहा था, क्योंकि वह लोग भी सरगम के इस डिसीजन से बहुत ज्यादा खुश थे। तो दोस्तों, अब आपको आगे क्या लगता है? क्या सरगम इसका नेक्स्ट पार्ट लॉन्च कर पाएगी? और क्या रेहान और अक्षत को पता चल पाएगा कि उनकी बहन और उनकी एंजल कहां पर है? क्या रेहान इस गाने के जरिए सरगम को ढूंढ पाएगा? क्या रेहान को भी सरगम के मॉरिशस में होने के बारे में पता चल पाएगा? आगे की स्टोरी को जानने के लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड सुनना बिल्कुल ना भूलें। उम्मीद है मुझे कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। जल्दी ही यह स्टोरी मैं पूरी करने वाली हूँ, इसलिए दोस्तों बस 2-3 एपिसोड तक आप लोग और बने रहे इस स्टोरी के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्टोरी में बने रहने के लिए मेरे सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद।